हेलो, क्या हालचाल भाई। तो अब चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मैंने कल इसकी केपीपी दे दी थी और काफ़ी अच्छी केपीपी थी। ठीक है, बिल्कुल आपको जैसे एडवांस का पेपर आपको देखने के लिए मिलता है उस प्रकार कभी पेपर टफ आ जाता है तो उस प्रकार की मैंने आपको केपीपी दी थी। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन देख के लग रहे हो यार ये तो हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। ठीक है, तो आपको हर प्रकार के सवालों के लिए तैयार रहना है। मैं उस केपीपी का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ तैयार हो जाइए कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। हम उस टाइम पे ये नहीं कह सकते कि ये सवाल छोड़ दो, लंबी कैलकुलेशन का, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो बच्चे लक्ष्य और प्रयास वाले हैं वो जानते हैं, जब भी मैं क्लास में इस तरह के सवाल किया करता था जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशन होती थी तो मैं उस चीज़ का मजा लिया करता था और हम उसका टिल द लास्ट आंसर भी निकाला करते थे। ठीक है, तो सिलेक्शन पाना है तो ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि इस चीज़ को हम बाद में करेंगे एग्जाम में, पहले हम लोग आसान सवाल करेंगे, मीडियम सवाल करेंगे, लेकिन आपको इन सभी सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हरी बात समझ में। इसके लिए मैं आपको एक बात और बोलूंगा, अगर हो सके समय निकाल ले, अगर आपके पास समय है, मुझे पता है आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन अगर समय कोई बच्चा निकाल सके तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन आप चाहो तो मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप जेई मेंस के भी लगा सकते हो। ठीक है, उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मेंस के सवाल लगा रहे हैं, नहीं। उसका मेन पर्पस ये है कि जेई मेंस के बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत है। ठीक है, तो वहां से आपकी कैलकुलेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मॉडर्न फिजिक्स की जो कैलकुलेशन है वो ना, उसका एक सीमित एक जो है ना दायरा है। ठीक, ऐसा नहीं कि बड़ी अलग सी कैलकुलेशन होती है, उसकी एक सीमित दायरा है, वह उसी में ही पूछता रहता है। ठीक है, जैसे 1240 का फैक्टर बार बार आएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो है ईवी के साथ, जूल के साथ ये हम खेलते रहेंगे। तो ये जरूर है, ये जरूरी है कि तो उस सीमित के दायरे के अंदर अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं केपीपी स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले 5-6 मिनट में मैं छोटा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ मॉडर्न फिजिक्स के जो काम काम के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपने फॉर्मूले जरूर रिवाइज किए होंगे। मैंने आपको ये बात कल भी बता दी थी कि क्वेश्चन लगाने से पहले, केपीपी लगाने से पहले एक बार अपने नोट्स जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स देख लेंगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम पढ़ते थे फोटोन। ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी होती थी वो होती थी hc/लैम्डा। उसका एक फोटोन का जो मोमेंटम होता था h/लैम्डा। इसी को हम लिखते हैं 1240/लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, यहां से हम लोग फोटोन थ्योरी पढ़ते थे। फिर उस प्रकार के सवाल आते थे कि किसी एंगल पे फेंक के मारा, इधर निकल गया, वर्टिकली फेंक के मारा, इधर निकल गया, उसके जो फॉर्मूले होते थे प्लीज वो फॉर्मूले देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो पढ़ते थे प्रेशर पढ़ते थे, रेडिएशन प्रेशर, है ना। अगर सपोज नीचे आया, फोटोन को परपेंडिकुलरली गिराया है, ठीक है, अब्जॉर्ब हो गए तो I/C होता था। ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो गए वापस तो 2I/C होता था। ठीक है, ये सारी चीज प्लीज देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अपन पढ़ते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसमें केवल एक ही फॉर्मूला था कि लैम्डा बराबर होता है H/mb। ठीक है, जहां पर कोई m मास का पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बराबर H/mb। कुछ दिक्कत है क्या? सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी। इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला कैसे है, इस पे कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, इस पर टेंशन मत लीजिएगा। अब इसके बाद सवाल पूछे जाते हैं कि अब इसी फॉर्मूले को वो किसी भी चैप्टर में फिट कर सकता है। तो जो है मॉडर्न फिजिक्स, इसी वो कहते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर फिट कर सकता है, मैकेनिक्स के अंदर फिट कर सकता है, कहीं भी वो फिट कर सकता है। उसके लिए आप तैयार रहिए। मेजोरिटी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फिट करेगा या तो मैग्नेटिज्म में, या फिर फिट करेगा तुम्हारा जो है मॉडर्न फिजिक्स के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, या फिर फिट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं पर फिट करता है, तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा आप। ठीक, फिर भी इसका अगला फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो सर, एम बी इज द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सच्ची मुच्ची वाला मोमेंटम है, जिसको पी लिख सकते हैं या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है सर जी, एच अपॉन सर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को हम ई इंटू डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई इंटू डेल्टा बी कब बोले सर, अगर किसी चार्ज को रेस्ट से डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा एक्सेलरेट कराया गया तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा बी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ये आपका अगला फॉर्मूला था, इसी पे ही पूरा आपका खत्म हो जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, जो जेई मींस लेवल के सवाल हुआ करते थे, प्लीज वो भी देख लीजिएगा। क्या पता मेंस में कोई एडवांस में कोई इससे रिलेटेड फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आ जाए कि उसने बोला 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसके जो फॉर्मूलेस थे वो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास एसकेसी है वो देख लीजिएगा। एसकेसी में मैंने बढ़िया से बॉक्स बना के सब कुछ सेट करके बढ़िया तरीके से सब लिख रखा है, तो उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, और जिन लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, फॉर्मूले के बेसिक फॉर्मूले के जरूर बना लीजिएगा, ताकि हम वहाँ पे जो है इस वजह से सवाल को ना कर पाए कि हमें फॉर्मूला नहीं आता। ठीक, उसके बाद ठीक है सर जी, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। फिर हम जाते थे हम लोग किस पे, अपनी जाते थे हम लोग वो चैप्टर आता था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक, वहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ 4-5-6 फॉर्मूले थे, मैं सारे लिख देता हूं कि सर सबसे पहले सपोज सर हमने फोटोन गिराया जिसकी एनर्जी ई है, तो वर्क फंक्शन उसका फाई है, तो के ई मैक्स, फाई बराबर ई बराबर फाई प्लस के ई मैक्स।
ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए। इसके लिए छोटे छोटे जो सिंपल सवाल आते रहते हैं इस पर, ठीक है, ग्राफ के सवाल आ जाते हैं जो हम देखेंगे केपीपीज में। उसके बाद बोले सर ई की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा ई की वैल्यू होती है एच सी बाई लैम्डा, इसको अपन ई भी लिख सकते हैं या इसको हम एच म्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 प्लस के ई मैक्स। इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। बस इसमें याद ये रखना है, ई को आप या तो एच सी बाई लैम्डा लिखो या फिर एच म्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फाई जो है वो हमारा वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, तो फाई को भी दो तरीके से लिख सकते हो वर्क फंक्शन को, याद करो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप वहां से भी खेल सकते हो। इसको आप एच सी बाई लैम्डा नॉट से भी लिख सकते हो और इसको एच म्यू नॉट से भी लिख सकते हो। यहाँ लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन के पास मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाए वो, कि भाई उसके अंदर इतनी औकात तो हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पा रहा है वो, ठीक। उसी प्रकार से आपसे के मैक्स है, इसका भी फॉर्मूला चलता है ई इंटू बी नॉट, ठीक है। पूरा डिराइव करने के बाद वेयर बी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस चीज पे क्लियर रहिएगा। बी नॉट क्या होता है मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ के सवाल आते थे, वो प्लीज देख लीजिएगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बन जाया करता था, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, रटना वटना कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है कि कभी अगर कोई ऐसा बोले कि भाई साहब हमने जो है इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो बताओ क्या होगा, तो इस केस में पहली बात तो सही मायने में सवाल तब कहलाया जाएगा जब वो इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका बताते, किस तरीके से उसने इंटेंसिटी बढ़ाई है। क्योंकि इंटेंसिटी दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम रख दे और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दे। तो अगर उसने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए, अरे बात समझ में, तो इसका मतलब ज्यादा फोटोन आएंगे तो उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सैचुरेशन करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये केस भी हो गया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि सर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है, क्या करके बढ़ाई है, बोले सर नंबर ऑफ फोटोन तो हमने सेम रखे हैं लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हर बंदे की एनर्जी बढ़ गई, हर बंदे की एनर्जी बढ़ गई, तो मतलब बंदे तो उतने आए लेकिन सबकी एनर्जी बढ़ चुकी है। तो इन दैट केस याद रखिएगा, इन दैट केस सबकी इस केस में भी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आरी बात समझ में। लेकिन इस केस का एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है कि यहां पर जो आपका जो है सैचुरेशन करंट रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये चीज है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। और अगर उसने कुछ नहीं बोला, अगर उसने केवल इतना बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, केवल इतना बोल दिया, सॉरी इंटेंसिटी इंक्रीजेस, केवल इतना वर्ड बोल दिया उसने कि भाई इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने, तो आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आप उसको बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को सेम मान के आंसर दीजिएगा। अभी तक का पुराने पीवाईक्यू का ट्रेंड यही है कि अभी तक, ठीक है, पहली बात तो देना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक ऐसा बक्सा लिए बैठा हुआ है जिस बक्से की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है, वहां से फोटोन फेंक रहा है और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन उसने कहीं ना कहीं बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ऑल दो उसको बोलना चाहिए लेकिन कुछ ना बोले तो आप फ्रीक्वेंसी सेम मान के आंसर दीजिएगा। उसके बाद भैया भगवान मालिक है, अगर एडवांस वाले इस चीज को मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भैया जो होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी पॉसिबिलिटी यही है कि इस हिसाब से वो सही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही सही दिया गया है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट तो समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम जाते थे बोहर्स मॉडल पे। बोहर्स मॉडल पे जो हमारे सबसे काम की क्वेश्चन थी, पहली क्वेश्चन थी सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहला बोहर्स मॉडल ये का फर्स्ट पोस्टुलेट ये होता है, दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक, पहला। और दूसरा सर एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। वहां से हम लोग देखा करते थे ये दो पोस्टुलेट। तीसरा फिर एनर्जी जो होती है वो किसी फिक्स ऑर्बिट में सेम रहती है, वो तब बदलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसको छोड़िएगा नहीं, इसके बाद आप प्लीज पेन चला लीजिएगा 20 मिनट के लिए। अगर किसी ने नहीं चलाया तो चला लीजिएगा। और याद करो जो मैंने क्लास में कराया था कि आर किसके प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है, ई किसके प्रोपोर्शनल आता है, जैसे आर एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल आता है, ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। ये सारे टर्म को एक बार डिराइव कर लीजिएगा हाथों से, याद तो नहीं रखना है कुछ भी, इन्हीं को सॉल्व करके आप अपने नोट्स खोल कर देखिएगा। हम देखा करते आर की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, बी जेड वाई एन के प्रोपोर्शनल आता था। ये सारी चीजें आर की, वी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की, ऑर्बिटल करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ये सब प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऑल दो मैंने इस पे भी सवाल के पीपी में डाले हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ अगली के पीपी में आएंगे, लेकिन आप कर जरूर लेना इस चीज को अपने लेवल पे, क्योंकि इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये आपको खुद ही वहां पे जाके पेन चला के सॉल्व करना होगा। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन एडवांस ने पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा वेरिएशन करके भी इस पे सवाल पूछे हैं। वो आपसे कह देगा भाई यहाँ पे जो फोर्स है ना वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो हमने खेल दिया। मैंने कहा हाँ। अब वो क्वेश्चन इस प्रकार से कह देगा भाई ये फोर्स हमारा आर के प्रोपोर्शनल है, सपोज एफ बराबर के इंटू आर है। अब वही सारी चीजें फिर से डिराइव करो, तो कोई बात नहीं, हमको रटना ही नहीं है। अगर वो कह रहा है भाई साहब फोर्स के आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब आप समझो वो कहना चाहे वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लो के आर है, हो सकता है फोर्स दे दे, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी दे दे। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी दे देगा तो उसको डिफरेंशिएट करके मैं फोर्स निकाल लूंगा, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये किसके बराबर कर देना है, ये कर देना एम बी स्क्वायर बाई आर के, और फिर वो कहीं ना कहीं ये वर्ड भी लिखेगा
एज्यूम बोहर क्वांटाइजेशन वाला जो हमारा पोस्टुलेट था इज वैलिड। ठीक, तो समझ जाना कि हमें अगला हथियार ये इस्तेमाल करना है MBR बराबर NH/2 पाई। इसके बाद आप खेल जाइएगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद आप खेल जाओगे। कैसे? बोले सर ये R इधर जाएगा, ये कांस्टेंट, तो B स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R, दैट मींस B प्रोपोर्शनल टू R। सब B प्रोपोर्शनल टू R हो गया है तो B R के प्रोपोर्शनल हो गया है, तो B की जगह आप R लिख सकते हो, तो R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू N हो गया है, तो R प्रोपोर्शनल टू N की पावर हाफ हो गया। इस प्रकार से आप खेल जाइएगा हर प्रकार के सवालों के लिए। क्लियर है? ठीक है सर जी। फिर हम लोग पढ़ते थे सर एक जगह से दूसरी जगह अगर बंदा जंप करता है तो एक ही फॉर्मूला हम लोग चलाते थे उसमें 13.6 Z स्क्वायर 1/n छोटे का स्क्वायर माइनस 1/n बड़े का स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम लोग ये चलाया करते थे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम दोनों केस के लिए इस्तेमाल करेंगे। कौन से दोनों केस? पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी दें कि n बराबर 2 पर पहुंच जाए। आप सीधा ये लगा दो, ये छोटा ये बड़ा, खत्म कहानी। ठीक है, दूसरा सवाल, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेके नीचे आया है। ठीक है, सपोज ऊपर से लेके नीचे आया है तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा। तो आप सीधा बोलोगे, सीधा ही फॉर्मूला दोनों जगह चल जाएगा। इसको बराबर आप चाहो तो hc/λ भी लिख सकते हो, बराबर चाहो तो 1240/λ भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आपका लाइमन बामन क्वेश्चन सीरीज आती थी, वो प्लीज देख लीजिएगा। याद रखने का तरीका केवल इतना सा है, कहीं से भी 1 पे आना इस कॉल्ड द लाइमन सीरीज, कहीं से भी 2 पर आना इस कॉल्ड द बामर सीरीज, कहीं से भी 3 पे आना लाइमन बामर क्वेश्चन, उस हिसाब से चल जाइएगा। कोई अगर बोले कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो कहीं से भी 1 पे आने का मतलब जस्ट ऊपर से टपका हो तो उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन में क्या हो गया है सर, वो जस्ट ऊपर से आया, मतलब 2 से लेके 1 पर आया। मैं बोलूं भाई साहब थर्ड लाइन ऑफ लाइमन बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आता तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब n बराबर 4 से n बराबर 1 पर आया है। ठीक है, इस हिसाब से आप बामर और लाइमन बामर सबके लिए आप खेल सकते हो, उसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ सवाल आपके ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं कि अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन ही चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप एनर्जी लेवल डायग्राम आपको पता होगा यहाँ पर कि सर एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता था, जो अब तक हमने पढ़ा था, वो कुछ इस प्रकार का था। सिंपल से जो हमारी ये वाले जो दोनों फॉर्मूले को डिराइव करके जो आता था, बोले सर यहाँ पर एनर्जी होती है -13.6, यहाँ पर एनर्जी होती है -3.4, इनके बीच का गैप होता है 10.2, इसके ऊपर इसके बाद का जो गैप होता है 12.09 होता है शायद, है ना। ये प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्लीज ये चीज देख लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड सवाल आएगा तो हम वहां पर डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है, Z² × 13 ये होता है एनर्जी। किसी जगह पे तो हमको पता है ये -13.6 Z² वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो भी डेटा लिखा हुआ है Z बराबर 1 के लिए लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कभी Z बराबर 2 हो जाए, Z बराबर 4 हो जाए तो डेटा चेंज हो जाएगा। इस पर सवाल आया नहीं, लेकिन कभी भी टपक सकता है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर जी। तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया कूदा कादी वाला, यहाँ से यहाँ कूद रहा है, किस हिसाब से गेम खेलना है। ठीक है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है ऊपर से लेके नीचे आया है तो कितने अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं, कितने अलग अलग तरह के लैम्डा निकल सकते हैं, वो भी आप प्लीज देख लीजिएगा, नोट्स पलटिएगा, आपको सब वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है एटॉमिक कोलिजन, जो अभी तक एडवांस ने पूछा नहीं है। मैंने एटॉमिक कोलिजन के सवाल डाले हैं, कुछ इस केपी में मिलेंगे, कुछ अगली केपी में मिलेंगे, उसको देख लीजिएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि वो एडवांस में अभी तक नहीं पूछा गया। पूछा गया तो मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, उसको प्लीज देख लीजिएगा। और एटॉमिक कोलिजन में बेसिकली किसी को अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो प्लीज आके पढ़ लीजिएगा। मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, दोनों बैचेस में बढ़िया तरीके से करा रखा है। ठीक है सर। उसके बाद ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, फिर हमारा आता है एक्सरे, क्योंकि एक्सरे से पिछले साल सवाल आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि एक्सरे से सवाल इस साल आएगा। ठीक है, जहां से बन सकती थी वहां से उन्होंने बना दी, लेकिन क्या पता भैया 0.001% आ गया, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। एक्सरे के फॉर्मूलेज देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले हैं बस। एक्सरे में क्या होता था, इधर एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, टारगेट मटेरियल से टकराते थे। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन गन जो थे, इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, जब टारगेट मटेरियल से टकराते तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली ईवी नोट होती थी। इससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतनी होती थी। तो हम अगर ये अज्यूम करें कि सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी जो है फोटोन बनाने में इस्तेमाल हो गई है या एक्सरे निकालने में इस्तेमाल हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो एक्सरे की हो सकती है वो इतनी हो सकती है, जिसको बोलते थे हम लोग hc/λ। ठीक है, ये 1240/λ, 1240/λ ईवी काट दूंगा तो यहां से लैम्डा निकल के आ जाएगा 1240/v0, वेयर लैम्डा इज इन नैनोमीटर। याद रखिएगा ये मैक्सिमम पॉसिबल लैम्डा है, इससे ये मिनिमम पॉसिबल लैम्डा है, मिनिमम पॉसिबल लैम्डा, ये मिनिमम लैम्डा है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये मैंने तब माना है जब 100% इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप दे दोगे। किसको दे दोगे आप? सारी की सारी एनर्जी आप दे दोगे। आप कहोगे कि जितनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन है उतनी एनर्जी का ही फोटोन अगर निकल जाए, एक्सरे निकल जाए, ठीक, तभी हम लोग ये बात बोलेंगे। लेकिन रियलिटी ये कहती है कि 95%, 97%, 98% पार्ट तो पूरा का पूरा हीट लॉस में चला जाता है।
अरे बात समझ में 2 या 3% वाला पार्ट ही आपका जो है कहीं ना कहीं जो है एक्सरे में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है, एनर्जी का। तो दैट मीन जो आपका टारगेट मटेरियल है वो सारी हीट खा जाएगा, हीट खाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो वहाँ पे भी सवाल बन सकता है कि यार उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो बताओ किस रेट से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कितनी देर में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा सवाल बन सकता है जो मैंने केपीपी में डाल रखा है, ठीक है, मैंने चुन चुन के सवाल डाला था वो, तो प्लीज उसको जरूर कर लिया, सॉल्व कीजिएगा जरूर, जब हम डिस्कस करें तब उसको देख लेंगे। उसके बाद जो है एक्सरे जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की डेटा को हम लोग जो है एक्सरे बोला करते थे। एक हार्ड एक्सरे होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे होता है, वो प्लीज देख लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल मोटा मोटा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ मॉलस देखते थे, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरे में जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आती थी, इसमें चोंच निकल जाती थी, एक होता था कंटिन्यूस एक्सरे, एक होता था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन आया और ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से भिड़ गया, उसको नॉकआउट कर दिया। उसकी जगह अब जब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जब उसकी जगह जगह भरेंगे तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने का मतलब वो खुद एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वहां से जो एनर्जी रिलीज निकली, जो फोटोन निकले, उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल दिया करते थे। उसके लिए फॉर्मूला लगाना है तो प्लीज ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल जो है आपको पता है बोहर्स का फॉर्मूला है, ये केवल हम केवल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही लगा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूले में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस जेड की जगह वहां पर क्या आ गया, जेड माइनस बी का स्क्वायर आ गया। इसी को बोल देते हैं, इसी बी को बोल देते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो वहां फॉर्मूला बन जाता था डेल्टा ई बराबर 13.6 जेड माइनस बी का स्क्वायर 1/n छोटे का स्क्वायर माइनस 1/n बड़े का स्क्वायर। इसी जब ई को मैं एच सी बाई एच म्यू लिख देता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो हमारा फिर लॉ वो निकल के आ जाता है। क्या था वो, लॉ ऑफ मालूस नहीं यार, वो जो लॉ होता था, कौन सा होता था वो, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी बराबर जेड माइनस बी इंटू ए टाइप का जो है फॉर्मूला, आप मोजले लो आ जाता है। उसकी प्रैक्टिस प्लीज एक बार कर लीजिएगा। शायद थोड़ी देर पहले मैंने लॉ ऑफ मालूस बोला होगा, लेकिन मोजले लो, ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा। ऑल दो मोजले लॉ पे पिछले साल सवाल आया था, तो मुझे लगता है कि इस साल एडवांस को नहीं देना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे फिर से एक सवाल आ जाए, मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइएगा, क्या पता सवाल वहां से मिल जाए, अच्छे लेवल का सवाल मिल जाए। मैंने यहाँ पे डाल रखा है, अच्छे लेवल का सवाल डाला है, इसलिए पिछले साल तो बहुत आसान सवाल आया था 2024 में। इस साल अगर आए तो मैंने एक क्वेश्चन इस पे भी यहाँ पे डाल दिया है। ये वाला पार्ट हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स का आपका समाप्त, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स का। ये मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट पार्ट थी। मॉडर्न फिजिक्स सेकंड पार्ट में क्या होती है, सबसे पहले आपकी आती है मास डिफेक्ट, एनर्जी निकालना, बाइंडिंग एनर्जी निकालना। ये प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा कैसे मास डिफेक्ट निकालते हैं। अगर वो एएमयू में दे रखा है तो 931.6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी पता करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं प्लीज ये देख लीजिएगा, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इतने जितना मास का डिफरेंस आया उसको या तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जूल में एनर्जी निकालो, या फिर सीधा अगर वो एएमयू में डेटा दे रखा है तो सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो। प्लीज एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारा इसका जो अगला पोर्शन आता है वो आपका अल्फा डी के, बीटा माइनस डी के सारा है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। मैंने इसकी बाद में वीडियो बनाई थी, प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये पोर्शन आपका वीक रह सकता है, क्योंकि ये मेंस में नहीं था, ठीक है। ये मेंस में नहीं था कि अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप चेक कर लीजिएगा। जो लक्ष्य वाले हैं, प्रयास वाले हैं, प्लीज वो चेक कर लीजिएगा कि भाई साहब जब मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके मैंने पढ़ाया था, तो वो आप प्लीज जाके प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद फिर आपका एक अगला आता है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमारा मेंस में नहीं है, एडवांस में है। रेडियो एक्टिविटी मैंने वहां पे करा रखी है, एक बार देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। परंतु मैं चाहूंगा कि रेडियो एक्टिविटी के सवाल आप केमिकल काइनेटिक्स से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रीजन इज दैट कि केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ते हो तो हर तरह के ऑर्डर के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो वहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वही सेम एज इट इज यहाँ पर है, ठीक है। वही सेम एज कोई ए से बी चीज बन रही है तो ए किस रेट से खत्म हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट दैट टाइम, ठीक है। तो वही प्योरली मैथमेटिक्स आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे ही आपके सामने जो है केमिस्ट्री के में सवाल आते थे कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ठीक है, इसका हाफ लाइफ इतना, इसका हाफ लाइफ इतना है, ठीक है। तो उसी प्रकार के सवाल यहाँ भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सवाल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टफ कहलाएंगे। तो आपके लिए मैं बोलूंगा हो सके तो उसको लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी रेडियो एक्टिविटी के सवाल आए हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी के अगर तो पीवाईक्यू देखेगा, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के पीवाईक्यू या तो बहुत आसान आए या फिर बहुत ही टफ आए। आ रही बात समझ में? मॉडरेट नहीं मिलेगा तुझे, या तो बिल्कुल आसान आ जाएगा कि सिंपल पूछ लेगा कितने अल्फा कितने बीटा निकले, सिंपल फॉर्मूला बेस पूछ लेगा, ठीक है। सिंपल पूछ लेगा, भैया ग्राफ दे दिया, एलएन ले लो दोनों, तब तो आंसर आ गया, स्लोप पूछ लिया उसने,
ठीक है, सिंपल पूछ लिया, या तो बहुत सिंपल सवाल पूछे अभी तक या तो बहुत सिंपल, या फिर बहुत टफ पूछे कि लेबोरेटरी टाइप का सवाल बना दिया कि भाई साहब समझने में ही लग रहे 5 मिनट। तो एग्जाम में प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई सिंपल लगे सुकून से कर, और बहुत टफ तो समझ में आ जाएगा तो देखते के साथ ही 6-7 लाइन का सवाल है, ठीक है। अगर इस प्रकार का रेडियो एक्टिविटी का कोई सवाल आता है तुरंत देखते ही छोड़ देना, उसको लास्ट में करना है अगर दम बचे तो और समय बचे तो। आ रही बात समझ में? फिर भी मैंने यहाँ पर शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी के सवाल डाल दिए हैं काफी। वो रेडियो एक्टिविटी प्लीज 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 मैं फिर से बोलूंगा आपको, ठीक है, मेरे उसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, बस एक ही चाहता है dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, दैट उस टाइम पर जो n है, ठीक है। तो dn/dt बराबर लैम्डा इंटू n, इंटीग्रेट कर दिया तो n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद फिर हम लोग हाफ लाइफ निकाल लेते हैं जो कि ln2 अपॉन लैम्डा आता है, डीके कांस्टेंट लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। यही थ्योरी इतनी सी ही है, आ रही बात समझ में? उसके बाद खेल जाते हैं किस टाइम पर ये आधा हो जाएगा, किस टाइम पे कितना परसेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। थ्योरी तो कहने के लिए इतनी ही है, लेकिन आप इस चीज को समझो, क्योंकि आईआईटी वालों को, आईआईटी वाले ये नहीं कहेंगे ना कि तू केवल फिजिक्स पढ़ के आया है, वो तो ये भी कहेंगे भाई केमिस्ट्री भी तो पढ़ी ना तूने, तो वहां पे हो सकता है वहाँ हीरो पाना बन के सवाल बना दिया जाए कि थोड़ा सा तेरा केमिस्ट्री का नॉलेज चेक कर लिया। जैसा आप सब लोग जानते हो कि फिजिक्स में कुछ सवाल स्टाइल बंदी में ऐसे बना दिए जाते हैं जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होती है। फिजिक्स छोटी सी है लेकिन मैथ्स बड़ी है, तो उसने फिजिक्स के सवाल में तेरी मैथ्स चेक कर ली कि भाई तेरे को इतना आता है नहीं आता है। बिल्कुल उसी प्रकार तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सवाल फिजिक्स का बहुत छोटा सा हो, उसने केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर दी हो, है ना। अब तक हम लोग एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन तो पढ़ते ही थे, लेकिन एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में मिक्स करने के लिए भी आप तैयार रहो। लेकिन तैयार रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको करना ही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ना हो चुपचाप, उसको बच के निकलना उससे, ठीक है। तो ये प्लीज आप देख लीजिएगा। फिर भी मैंने रेडियो एक्टिविटी के सवाल यहाँ पे डाले हैं, मैं उसको डिस्कशन करूंगा जितना डिस्कस हो सकता है, ठीक है। और जो है केमिकल काइनेटिक्स के जो रूल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मत लगा देना, ठीक है। वो यहाँ पर आप लगा के ट्राई कर सकते हो। होता था ना कि सीरीज में होता था ए से बी बना, बी से सी बना, पैरेलल में होता था ए वाला बी में डिके हो रहा है, सी में डिके हो रहा है, डी में डिके हो रहा है, ई में डिके हो रहा है, तो लैम्डा इफेक्टिव निकालो, है ना। ये सब चीजें प्लीज आप देख लीजिएगा जो आप वहां पे देखा करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न फिजिक्स। 20 मिनट हमारे इसी में चले गए, ठीक है, लेकिन आई होप आपको जो है काफी आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। और रिवीजन में मजा आ गया हो तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, बता रहा हूं मैं तुझे। 20 मिनट फालतू गए देख मेरे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस ने 2008 या 2009 में पूछा था शायद, ठीक है, और बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। इसने ऐसा पूछा है कि ध्यान से देखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एक का ग्राफ दे दिया। उसने बोला 4 ऑप्शन में बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला फ्यूजन ऑफ, देख फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूजन मत रखना, फ्यूजन का मतलब मिल जाना, फिशन का मतलब फिक्स हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। उसने बोला फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर लाइंग इन रीजन ऑफ ए से 50 विल रिलीज एनर्जी। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि 2 छोटे लोग मिलके बड़ा बनना चाहें उसको फ्यूजन बोलते हैं, और कोई बड़ा टूट के 2 छोटे बनना चाहे या 3 छोटे बनना चाहे तो उसको फिजन बोलते हैं। और ये 2 जुड़ के बड़ा तभी बनना चाहेंगे जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। ऑब्वियसली सिंपल सा रूल है, वो स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए जुड़ रहे होंगे। उसी प्रकार एक बड़ा बंदा टूट के 2-3 छोटे बंदे में तभी टूटना चाहेगा जब वो 2-3 बंदे ज्यादा स्टेबल हो। दैट मींस वो खुद भी चाहेगा कि उसके जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो। एनर्जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, ठीक है। तो कोई भी ये चीज पूछे कि क्या ऐसा होगा क्या ऐसा होगा, भैया चेक कर लेना कि भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है घट रही है। बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तभी कोई रिएक्शन अपने आप होती है। आ रही बात समझ में? अब देखो सवाल देखो, जैसे पहले बार पूछा, उन्होंने बोला कि हमने 2 को जोड़ लिया। अब देख कभी इस प्रकार का सवाल आए तो तू डेटा के साथ खेल सकता है यार। अब ये बता, कोई भी 2 बंदे तू जोड़ x + y, ठीक है, कोई भी 2 न्यूक्लियाई है, अगर उनका अगर एक्स और वाई इंडिविजुअल 50 से कम है तो ये बात सच है कि उनका जो सम होगा वो 100 से कम होगा। जब दोनों ही 50 से कम है तो दोनों का सम भी जो होगा तो 100 से कम होगा। अब अगर तू 2 100 से कम माने बंदे जोड़ेगा, मान लिया तूने ये जोड़ा और ये जोड़ा, ये दोनों को जोड़ा, तो दोनों जो 100 से तो कम ही आया ना, तो ग्राफ तो यहीं कहीं पर ही है, ठीक है। तो दैट मींस दोनों को जोड़ेगा तो कहीं यहीं मिलेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो सेम रही ना, मोर स्टेबल तो बनी नहीं है। मोर स्टेबल बनती तो काम बनता ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज है, ठीक है। मैं थोड़ा और बेसिक से समझा देता हूं। मान ले मैं ऐसा कह दूं कि 30 वाला बंदा जोड़ा, ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू जिसकी 30 थी उसको ए की वैल्यू जिसकी 40 थी उसमें जोड़ दिया, दोनों को फ्यूज करा दिया, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 70 निकल कर आ जाएगा। तो 70 भी तो यहीं पर ही है ना, 70 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और 30 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और 40 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोनों तो सेम ही है ना। तो भाई साहब क्यों भाई क्यों, वो तो जुड़ेगा स्टेबल बनने के लिए बनेगा ना, तो इसलिए गलत हो गया। अब जैसा अगला उसने बोला कि
अगर हम फ्यूजन कराते दो न्यूक्लियाइन का जिनका एटॉमिक जो है जिनका मास नंबर जो है 50 और 100 के बीच में, 51 और 100 के बीच में, तो ये तो श्योर है कि x प्लस वाई की वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाएगी इन दैट केस। कोई भी नंबर उठा ले, मान के तूने एक 60 उठा लिया, एक 70 उठा लिया, तो दोनों को जोड़ेगा तो 130 हो गया, ठीक। तो 100 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान ले तूने इसको और इसको उठाया, तो इन दोनों सॉरी इसने क्या बोला है, ऐसे बंदों को उठाया जो 50 से ज्यादा है, और 50 से ज्यादा कौन से बंदे होंगे सर, ये मिड के बाद ये होंगे। तो मान ले तूने इसको और इसको उठाया, इन दोनों को उठाया, तो इन दोनों का सम जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 100 से ज्यादा आएगी। 100 से ज्यादा आने का मतलब वो कहीं यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं, ये बंदा पी है और ये बंदा क्यू है और ये बंदा आर है, तो आप बोलोगे पी प्लस क्यू बराबर आर। क्या ये पॉसिबल है, चेक करके देख, क्या आर ज्यादा स्टेबल बन रहा है क्या? हाँ सूरज जी, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ज्यादा है, यस ये पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आप तीसरा सवाल, फिजन ऑफ द न्यूक्लियाई, 100 और 200 के बीच में फिजन को ना टूटना, वो कह रहा है भैया 100 और 200 के बीच में दो बंदे पकड़ ले, कोई 100 200 के बीच, मान ले ये पकड़ लिया, ठीक है, और ये दोनों टूट रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं, व्हेन ब्रोकन इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट। अब इक्वल फ्रैगमेंट का मतलब क्या हुआ, बराबर तोड़ गया मान के चलो, तो मान के चलो कोई भी एक नंबर ले ले डेटा, मान ले 160 ले ले, तूने 160 को दो पार्ट में तोड़ दिया, 80-80 में तोड़ दिया, जो 80-80 में तोड़ेगा, तो सपोज ये 160 था, 80-80 में तोड़ेगा तो फिर इस रीजन में आ गया, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो घट गई ना, तो क्यों टूटेगा भाई, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये भी नहीं चलेगा। हाँ उसने बोला 200 और 250 के बीच में, ग्राफ देख 200 और 250 के बीच में कहीं यहां पे जाने वाला है, मान ले कि यहां चला गया, तो 200 के बाद, तो ध्यान से देख, इसने लिखा हुआ है विल रिलीज एनर्जी व्हेन ब्रोकन इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट। तो अगर कोई 200 260 के बीच का कोई है जिसका ए की वैल्यू 200 से ज्यादा है, सपोज रैंडम केस में तो मान ले 220 है, ठीक, तो मैं यहां पर कोई 220 वाला पकड़ लेता हूं, तो 220 वाला टूटेगा दो इक्वल में, तो 110 में टूटेगा, तो 110 अगर तू चेक करेगा तो 110 का यहां पे जाता है, इसका मतलब यहां वाला बंदा कोई यहां के दो बंदों में टूट गया है, तो अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई है, तो वो बढ़ गई है, तो दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, तो टूटा टाटी हो सकती है, याद रखना मेरी बात, दैट मींस दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसने ऐसा बोला ए रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, ध्यान से करना, देख ऐसे सवाल, एक है ए एक है बी, रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ए विद हाफ लाइफ 5 दिन एंड बी विद हाफ लाइफ 30 दिन। ओके मतलब ए की हाफ लाइफ का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, ln2 बाई लैम्डा होता है, ठीक है, सपोज ln2 बाई लैम्डा ए, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 5 दिन, और इसकी वैल्यू दे रखी है 30 बराबर ln2 बटे लैम्डा बी, इसका मतलब लैम्डा ए लैम्डा बी की वैल्यू देती है, कितनी देती है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लूंगा, लैम्डा बी की वैल्यू कितनी हो रही है ln2 बाई 30, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब उसने बोला इनिशियल द डिके रेट पहले आप समझ, डिके रेट का मतलब होता है dn बाई dt, और dn बाई dt किसके बराबर होता है सर, लैम्डा इंटू उस वक्त जो बचा हुआ है, ठीक है, दिस इज द डिके रेट, ठीक है। उन्होंने बोला इनिशियली द डिके रेट ऑफ ए टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब शुरू में, मतलब लैम्डा ए इंटू एन ए नॉट, एन ए नॉट का मतलब शुरू में जो ए के जो है इनिशियल जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे, ठीक है, इज 64 टाइम्स टू द दैट ऑफ बी, मतलब लैम्डा बी इंटू एन बी नॉट, ये मुझे यहां से डेटा पता चल गया, ठीक है। फिर भी मैं क्यों ना एक काम करूं, मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहां से लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी निकालूं तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहां से भी क्यों ना यार मिल रहा है तो पता, मतलब अगर कोई डेटा मिल रहा है तो उठा ले, वेट मत कर, ठीक है, इसको भी यहां से उठा ले, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 इंटू एन बी नॉट बटे एन ए नॉट एंड विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा बी बराबर 6। ये हमारे पास एक डेटा और निकल के आ गया, पता नहीं काम आ जाए थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते, अब उसने क्या पूछा, उसने बोला कि ये बताओ देयर डिके रेट विल बी इक्वल व्हेन टाइम इज इतना दिन, मतलब उसने सीधे बात पूछ लिया है कि कितनी देर के बाद दोनों का डिके रेट सेम हो जाएगा। डिके रेट सेम होने का मतलब हो गया है अब आराम से, मतलब दोनों का dn बाई dt सेम हो जाए, दैट मींस dn बाई dt a का और dn बाई dt b का सेम हो जाए। आई होप आप समझ रहे हो सवाल कैसा है, हो सकता है पहली बार आपको सवाल ये बहुत मुश्किल लगा हो, लेकिन सवाल को तोड़ने का यही तरीका होता है, कोई सवाल आए हम उसको तोड़े कैसे सोचें उस सवाल के बारे में, ठीक है। तो देख ऐसे सोचो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है उससे रिलेटेड चीज लिखते चलो, जैसे सवाल मैंने क्या किया,
मेरे को रटे में नहीं है सवाल, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं बैठ कर रट पाऊँ सवाल को, मैं ऑलरेडी काफ़ी इधर उधर कामों में बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात बोलूँगा, लेकिन मेरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, वो ये है कि तूने कई बार नोटिस किया होगा कि मैं लैंग्वेज पढ़ता जाता हूँ, डेटा लिखता जाता हूँ, है ना। और मैं आपको भी यही बात बोलूँगा कि लैंग्वेज पढ़ो, डेटा लोगे, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हो, जो भी कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो लिखते चलो और खेलते चलो। तो जैसे मुझे सबसे पहले टिकट रेट दिखा, मैंने फटाक से लिख लिया, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तभी मुझे और चीज़ दिखाई दे रही है, आपको भी तभी दिखाई देगी, वरना आप सवाल पढ़ते रहोगे, सोचोगे कि कैसे होगा सवाल ये, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा ये, तो उसके बाद मैं तुरंत लैम्डा भी निकाल लिया, मैंने कहा देख लूंगा क्या पता काम आ जाए, और हो सकता है काम ना भी आए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सवाल से समझ तो लेंगे ना हम लोग कि ये डेटा गिवन है और ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब उसने बोला कि बच्चे बराबर होना, और ये बराबर होने का मतलब बोले सर लैम्डा ए इंटू किस इंस्टेंट पर एन ए बराबर लैम्डा बी इंटू एन बी हो जाएगा। और मेरे को लग रहा अभी सवाल हमारा टूट चुका है सवाल। ये बोले कैसे टूट चुका है, मैंने कहा भाई एक बात बता, लैम्डा ए किसी भी इंस्टेंट पर एन ए में क्या लिख सकता हूं, एन ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, बराबर लैम्डा बी एन बी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी। मेरे को लगता है यहां से हमारा काम आसान हो गया है, ठीक है। ठीक है सर जी, कहां से आसान हो गया है, या तो तू सीधा यहीं इसी को पटक दे, इसी से ही काम चल जाएगा तेरा, ठीक है। लैम्डा ए एन ए को यहां पे लिख दे 64 लैम्डा बी एन बी नॉट लिखेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाए 64 ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी बराबर ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी, उसको उधर ले जाओ, 64 बराबर ई की पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी, दोनों तरफ एल ले ले, ln 64 बराबर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी। मेरे को लग रहा है हमारा आंसर अब क्रैक हो चुका है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा सर, ln 64 अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, वो तुझे यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा यहां से मिलेगा। तू अगर इसको इसकी वैल्यू यहां पुट करेगा, फिर सॉल्व कर लेना भैया, अपने हिसाब से तेरा आंसर मैच कर जाएगा। यहां तक पहुंच जाए तो सर मैं सॉल्व भी करा देता हूँ उस चीज को, ठीक है। लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, लैम्डा ए कितना है ln 2/5 माइनस लैम्डा बी कितना है ln 2/30, ये है। और लैम्डा 64 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 ln 2, ठीक है। ln 2 खत्म हो जाएगा, फिर तू लिखेगा 6 बटे, ये आ जाएगा ऊपर एलसीएम लेके 30 हो गया, 30 से मल्टीप्लाई, देख समझ रहा है कैसे करूं, 30 से गुणा कर दे सब में ऊपर नीचे, तो ये करना करेगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 30 से समय गुणा कर देगा तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 1 है, सही जा रहा है ना, 6 30 1 5 36 आंसर जा रहा है भाई, टिक मत कर देना। उसने बोला 6 एन बताओ कि 9 एन की वैल्यू 36 है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आज बात सही आ रही भैया है, माइक चेंज करना है, और 1 मिनट रुको, हाँ भैया ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल ये रहा, कितने बच्चों से सवाल खुद से हो गया वो प्लीज टाइप करें, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सवाल खुद से कर लिया टिल द लास्ट, वो प्लीज अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि यस सर क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, और किसी से ना हुआ हो तो वो भी टाइप करें कि यस सर क्वेश्चन नंबर 3 हमसे नहीं हुआ, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, इस सवाल में बेसिकली मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स कम है, फिजिक्स नाम मात्र के बराबर है। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आता है तो समझ जाना, उसको छोड़ना है, ठीक है, या फिर इस सवाल का डेटा याद रख लेना है। मैं तो बोलूं इस सवाल का स्टैंडर्ड डेटा याद कर ले, ठीक है। इसका जो आंसर आता है एलन रेशियो बटे डिफरेंस, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब यहां पर क्या आंसर होगा, तो सीधा एलन रेशियो, इनका रेशियो लेना है बटे डिफरेंस, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर कैसे आया, इससे काम नहीं चलेगा, आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। देखो ध्यान से देखो, इसने ऐसा बोला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एक्स डीके इंटू वाई, ठीक है, एन डीके इंटू जेड, मतलब एक्स से वाई में खत्म हो रहा है। आवाज बात सही जा रही है ना, प्लीज चेक कर लेना यार, ठीक है। एक्स से जो है वाई में डिके हो रहा है, वाई से जेड में डिके हो रहा है। अब हो सकता है आपको ये सवाल ऑलरेडी याद हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, सॉरी मैंने आपके केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स नहीं देखे, तो हो सकता है आपको याद हो सीरीज वाला एक्स से वाई बना वाई से जेड बना, ठीक है, हो सकता है याद हो। अगर ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज कंसेप्ट देखिए कैसे करना है इसके बाद। अब उसने बोला है कि बाई डिके इनटू द स्टेबल न्यूक्लियस जेड, इनिशियली सैंपल हैज द ओनली एक्स न्यूक्लियाई, मतलब शुरू में केवल इसी के पास ही था जो भी था, ये जीरो थे, एंड नंबर काउंट ऑफ वाई इज 0, फाइंड द टाइम व्हेन द नंबर काउंट ऑफ वाई इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, केमिस्ट्री में भी देखी होगी, फिजिक्स में भी हम देखते हैं कि अगर मैं किसी टी टाइम पर इस बंदे का वाई लिखूं डी एन वाई बाई डी टी किसी टाइम पर, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि सर मान के चलो ये लैम्डा 1 है,
इसका डीके कांस्टेंट और इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 1 इंटू एनएक्स उस वक्त जो है एक्स के जो हमारे न्यूक्लियाई बचे होंगे, ठीक है, लैम्डा 1 इंटू एनएक्स इस रेट से ये बन रहा होगा, और लैम्डा 2 इंटू एनवाई इस रेट से ये कम हो रहा होगा, क्योंकि बाई के साथ दो दो गतिविधियां घट रही है, वो बन भी रहा है, वो खत्म भी हो रहा है, ठीक है। बनने का जो रेट है वो इससे डिसाइड हो रहा है, और जो उसका खत्म होने का रेट है वो उससे डिसाइड हो रहा है। तो जिस रेट से तेरा वाई चेंज हो रहा है दैट इज दिस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो आप लिख सकते हो डी एन वाई बाई डी टी प्लस लैम्डा 2 इंटू एन वाई बराबर लैम्डा 1 इंटू एनएक्स। एनएक्स का मतलब एक्स वाले सैंपल के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस वक्त रह गए हैं, और वो कितने होंगे सर, वो हो जाएंगे एन नॉट जो कि शुरू में थे, इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है सर, ये है आपका फिजिक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये है आपकी फिजिक्स, यहां तक तो फिजिक्स है। इसके बाद इसको सॉल्व करना, ये आपके क्या है मेरे भाई, वो इसको सॉल्व करना ये आपकी मैथमेटिक्स है। आ रही बात समझ में? इसको सॉल्व करना ये आपकी क्या है मेरे भाई, मैथमेटिक्स है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अब ये, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये एक डिफरेंशियल ऑर्डर की क्वेश्चन आ गई, आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालें। ठीक है, ये सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना ये फिजिक्स में नहीं सिखाया जाता, ये आपको मैथ से संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर सॉल्व कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद एनवाई का फंक्शन मेरे भाई ये निकल के आता है। ये आप मैथ से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, कैसे सॉल्व करना है आप देखिए, मैं आपके वाले कर रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आपका स्टेटमेंट आता है। ये याद करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये हमें ये मत बताओ एनवाई क्या हो, हमें तो ये बता दो कि एनवाई मैक्सिमम कब होगा, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करूंगा तो सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाता है, टी बराबर एल एन लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो बस मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार का स्टैंडर्ड सवाल अगर आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाए तो प्लीज हो सके तो उसका डेटा याद रख लेना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, एल एन रेशियो बते डिफरेंस, किसका रेशियो, लैम्डा का रेशियो है। ठीक है, इस टाइम पर जो बीच वाला बंदा होगा, ये जो बीच वाला बंदा होगा, कौन सा वाली, ये बाई वाला जो बंदा होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अगर तुझसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम कितनी होगी, तो या तो भैया तू इसको इसमें वैल्यू पुट कर दे, वापस इसी में वैल्यू पुट कर दे टी की यहां पर, या फिर तू यहां से भी खेल सकता है। ठीक है, कि जब जब एनवाई मैक्सिमम हो गया होगा तो डी एनवाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो इसका मतलब लैम्डा 2 इंटू एनवाई, एनवाई मतलब उस वक्त का एनवाई जब मैक्सिमम हो चुका है, और टी की वैल्यू तो यहां पुट कर देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सवाल ये बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अच्छा है, लेकिन करने के लिए अच्छा नहीं है। सवाल ये करने के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो इन दैट केस अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो आई होप आपको पता होगा किस प्रकार से उसके साथ डील करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, सिली मिस्टेक्स वाला सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एडवांस के लिए एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। सवाल देखो, उन्होंने ऐसा बोला, बीम ऑफ लाइट हैज अ टू वेवलेंथ। ठीक है भाई साहब, with total intensity is equally distributed between the two wavelength. The beam fall normally on an area of clean metallic surface with the work function is assume that no loss of energy by reflection, that the each energetically capable photon eject one electron. How many electron will count per second? सिंपल सा सवाल है, कह रहा भैया देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाँ जी है, मटेरियल है, हाँ जी है, लाइट फेंक के मार दी, हाँ जी फेंक के मार दी, नहीं दो तरह की लाइट फेंक के मारी, एक लाल वाली एक नीली वाली, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, बोले बता दो भैया इसका वर्क फंक्शन इतना है, तो जो है क्या बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर यूनिट सेकेंड। पर यूनिट सेकेंड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमेशा याद रखना कि कभी ये जरूर देख लेना कि भैया ये तो देख ले कि कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां से वर्क फंक्शन कितना है भाई साहब, बोले गुरुजी वर्क फंक्शन है हमारा 3.1 EV। दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम में कि सर फाई की वैल्यू अगर मैं 3.1 EV रखता हूं तो सर ये होता है 1240 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा, ये थ्रेशोल्ड लैम्डा आ गया, ये कितना आ गया सर, 3 चौक 12, मेरे को लग रहा है 4000 आ गया, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये थ्रेशोल्ड लैम्डा हो गया है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब इतना लैम्डा भेजेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे ज्यादा भेजेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो नल्ले फोटोन बन जाएंगे, उनकी बस की बात नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए लैम्डा की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। इससे कम होने का मतलब ये नहीं करा पाएगा, ये कराएगा। दैट मींस इसका मतलब अब हमें पता चल गया भाई साहब, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देगा 3100, ये करा देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू पुट करके के मैक्स निकाल दे कि हाँ सर फाई पता चल गया, हाँ सर एनर्जी पता चल गई, हाँ लगा दो सर के मैक्स। अबे के मैक्स पूछा ही नहीं है, के मैक्स से तो मतलब ही नहीं है, सवाल कुछ और है। वो कह रहा है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इसमें दो बातें हैं,
सर फोटोन आए, मैंने कहा आए, टकराए। सर सारे फोटोन के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी हमने फोटो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी डिफाइन किया था, याद करो। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी तो दी नहीं, मैंने कहा दे रखी 100%। लैंग्वेज उसने बोल दिया कि भैया हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कोई इलेक्ट्रॉन का कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं है। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, समझा? जो फोटोन गिराया आपने, पूरी की पूरी का मतलब जो जो फोटो इलेक्ट्रिफाई करा पा रहे हैं, ठीक? तो फोटोन आपने गिराए, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले, इस दौरान कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा, आसपास भी किसी आसपास भी किसी बंदे से लड़ने में उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। हमारी बात समझ में? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 1 सेकंड में, आप ये समझना, इसने बोला 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसने ये तो पूछ लिया ना 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने कहा हाँ भाई 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहले आप ये देखो कि 1 सेकंड में आपने कितनी एनर्जी गिराई है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। सर पावर कितनी है? सर इतनी है 12.8। तो 1 सेकंड में आपने कितनी एनर्जी गिराई है? 12.8 एनर्जी गिराई है। लेकिन वो एनर्जी कौन सी है जिसने फोटो इलेक्ट्रिफाई करवाया है? आधी। इतनी एनर्जी है। क्यों? दोनों में आधी आधी बटी हुई है। तो इसका मतलब ये 3100 एंगस्ट्रॉम वाले जो फोटोन थे, उनके पास टोटल इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी टोटल। 1 सेकंड की लिख रहा हूं मैं, पावर है वो, पावर मतलब 1 सेकंड की है, समझ? ठीक है सर। तो सर इसका मतलब अगर 1 सेकंड में n फोटोन गिराए, उसको अगर मैं hc बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी गिराई आपने 3100 एंगस्ट्रॉम के टर्म में। मैंने कहा हाँ, तो सर ये भी तो 1 सेकंड की एनर्जी है, दोनों तो बराबर हो गए ना। बोले हाँ सर। तो यहां पर सर इसको ऐसे लिख लो सर, n इंटू 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा n निकाल ले, यही तेरा आंसर। यहां पे 2 गेम खेल दिए मैंने, मैं फिर से बोल देता हूं। देख टोटल एनर्जी आई है 12.8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, ये इंटेंसिटी दे रखी है, एरिया को बन मान ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इसका मतलब ये है कि लगातार एनर्जी आ रही है। 1 सेकंड में 12.8 जूल एनर्जी आ रही है, 1 सेकंड में 12.8 जूल एनर्जी आ रही है। लाल वाले फोटोन भी आ रहे हैं, नीले वाले फोटोन भी आ रहे हैं। सपोज 2 तरह के फोटोन मान लो, उसमें से जो लाल कलर के हैं, सपोज उनसे नहीं हो रहा फोटो इलेक्ट्रिक, नीले कलर से हो रहा है। इसका मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है कायदे में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं कायदे में इफेक्टिव, वो तो आधी एनर्जी है ना, ठीक? इसका मतलब केवल मुझे तो बताओ ये इस बंदे की कितनी एनर्जी है? कह रहे गुरुजी इतनी एनर्जी है, आधी। मैंने कहा ठीक है, इस बंदे ने इतनी एनर्जी लेके आ रहे हैं ये बंदे? मैंने कहा हाँ। इसकी पावर कितनी है? बोले सर जी इतनी है। तो 1 सेकंड में सपोज n फोटोन गिरे और नंबर ऑफ फोटोन और 1 फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस इज n क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो यहां से जो n निकालोगे वो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। अब तो कहेगा सर ये आंसर कैसे हो गया? मैंने कहा पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जितना है उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आ रही बात समझ में? आई होप क्लियर हो गया। सवाल मजेदार तब होता जब मैं एक चुपके से लिख देता एज्यूम फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 5%। तब सवाल और मजेदार हो जाता, ठीक है? तब आपको यहां से n निकालना पड़ता और इसका 5% निकालना पड़ता, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और बढ़ जाती है। आई बात समझ में? चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद खुद सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मुला ओरिएंटेड सवाल है, प्लीज ये खुद से कीजिएगा। मैं बोलूंगा इसके लिए बस एक फॉर्मुला याद रखिएगा कि अगर लाइट कभी इस प्रकार से टकराती है, ये एंगल थीटा होता है, तो रेडिएशन प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है I/C cos स्क्वायर थीटा 1+r। ठीक है, क्लास नोट्स के कराए हुए सवाल है, इसके बाद खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सिंपल सवाल है, ठीक है? ये सवाल सिंपल है, अपने कोटा के मटेरियल का सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसा बोला है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है भाई साहब? यहाँ पे नॉर्मली टकराई है, विच अब्सॉर्ब 50% ऑफ द इंसिडेंस लाइट। मतलब ए की वैल्यू हाफ दे रखी है, मतलब 50% एब्जॉर्ब हो रही है तो 50% रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? ठीक है सर जी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर भाई साहब, ये प्लेट है, इस प्लेट पर लाइट टकराई और यहां से 50% निकली, तो अब उसने बोला है, ठीक है अगेन, अब उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन बी विच इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर। मतलब उसके बाद इस हरे वाले पे गई लाइट, ठीक है, और हरे वाले पे जाके फिर यहां से परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है? ठीक है,
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन पार्शियली रिफ्लेक्ट, फिर वापस इस पे आ गई, एंड पार्टली अब्सॉर्ब, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर ऑल अब्जॉर्प्शन बाय ए, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इतना, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय ए, इसके द्वारा प्रेशर बताओ कितना होगा। एक्चुअली सवाल आसान है, इस सवाल मेरे कराने का मेन मोटिव ये है कि बच्चे बस एक प्रोसेस में ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं, उनको लगता है यहाँ के टकराएगा चला गया। मैंने कहा हाँ भैया। बोले सर यहाँ के टकराएगा चला गया तो इस पर कितना प्रेशर फील होगा। बोले सर प्रेशर होगा सर आई बाई सी 1+r। मैंने कहा हाँ, तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू हाफ है तो 3/2 हो जाएगा, तो 3i/c हो जाएगा। तो ये देख 1.5 इसका आंसर, पहला देख मैच भी कर जाता है, देख ठीक है, आर की वैल्यू 1.5 और पहला आंसर देख के टिक करके निकल जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कायदे में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर यहां से अगर आई इंटेंसिटी आई है तो जब जाएगी तो i/2 हो गई है, आधी इंटेंसिटी खत्म होगी। फिर जब ये वापस इस पर आएगी, वापस इस पर टकराएगी, तो अब वापस i/2 टकराई है, अब वापस जब निकलेगी तो i/4 जाएगी। आपको ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि जो है उसने ऐसा बोला है कि 50% एब्जॉर्ब हो गई है एनर्जी। दैट मींस इस केस में जब पहला इंटरेक्शन हुआ तो इतना प्रेशर हुआ है, लेकिन लाइट तो ट्रैप हो गई है, मतलब एनर्जी तो ट्रैप हो गई ना, उधर से रिफ्लेक्ट होकर फटाक से आ रही, फिर इधर आ रही, फिर इधर आ रही, फिर इधर आ रही, फिर इधर। अच्छा, मल्टीपल इनफाइनाइट इंटरेक्शन हो रहे हैं। तो दूसरे केस में हम क्या लिखोगे सर, दूसरे केस में आई की वैल्यू तो i/2 हो गई, तो i/2c प्लस 1/r प्लस, तीसरे वाले केस में i/4/c 1+r एंड सो ऐसे इनफाइनाइट हो गए। तो मैं प्रेशर लिख सकता हूं सर 1+r तो निकाल लो कॉमन, सर i/c भी निकाल लो कॉमन, तो 1 + 1/2 + 1/4 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। ठीक, अब इसका आप सॉल्व कर सकते हो। सर ये r की वैल्यू हाफ है तो 3/2 i/c, और यहां से आ जाएगी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, 1 - r मतलब दिस, तो ये निकल के आ जाएगा सर 3i/2c। ठीक है, ये कोई मैच नहीं कर रहा क्या, कुछ गलती तो नहीं होगी मैं, है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2 3i/c, सॉरी 3i/c, मैं काल लिख रहा है 3i/c, 3i/c। ठीक है, चौथा ऑप्शन यस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये काफी आसान सवाल है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैंने इसमें रख दिया क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस में मॉडर्न फिजिक्स के कुछ आसान सवाल भी आए हैं, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी के सवाल हैं, तो प्लीज जरूर ट्राई कर लीजिएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेरे बताने का इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास। ऑल तो जब उसमें आया था तो जो है सिंगल चॉइस था शायद, ये जेईई मेंस में मेरे को लग रहा है ऐसा सवाल आया था, लेकिन सिंगल चॉइस था, है ना। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस का सवाल है, इसलिए एडवांस का बढ़िया सवाल बन गया है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बढ़िया है। आओ देखते हैं। इनोलवेन फोटोन ऑफ एनर्जी इतना स्ट्राइक टू सरफेस ऑफ मेटल है, ठीक है, इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी है, आराम से चलो इन ए बी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। जस्ट टेक ए पॉज। फोटोन की एनर्जी दे दी, हाँ जी, और क्या दे दिया मैं भूल गया ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी टी है, हाँ जी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दी लैम्डा। हाँ, अब इनको रिलेट करके कोशिश कर एक ही स्टेटमेंट लिखने की। ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्डा क्या लिख सकता हूं सर, h/mb, और mb को क्या लिख सकता हूं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है सर, और काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं सर, इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी है माइनस उसका वर्क फंक्शन कितना है, phi a। कोशिश करो एक ही लाइन में लिखने की, सुकून से, बिना किसी हड़बड़ी के, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। ठीक है सर, ये कैसे लिख दिया आपने, अरे यार E बराबर 5 + k मैक्स, तो k मैक्स कितना होगा, E - 5। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। अब उसने बोला है, ठीक है, क्या बोला है उसने बोला है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी बाई फोटोन्स ऑफ एनर्जी इतना इज गिवन बाई इतना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो ये तो लैम्डा ए के लिए हो गया, ठीक है, ये एनर्जी एट ए के लिए हो गई। ठीक, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ना एक ही लाइन में, तो लैम्डा ए कितना दे रखा है सर, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये कितना भाई साहब 4.2 5 माइनस 5a। ठीक है, 5a को वो TA से कह रहा है, मैं 5a ही लिखूंगा चाहे वो कितना ही परेशान करे। ठीक, और दूसरे के लिए क्या कह रहा है, लैम्डा बी के लिए h/√2m इंटू एनर्जी कितनी है भाई साहब, एनर्जी कितनी है 4.7 माइनस 5a माइनस 1.5। सुकून से कर, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसका तू रेशियो ले ले, देख लैम्डा यहां से दे रखा है, लैम्डा बी बाई लैम्डा ए बराबर 2 दे रखा है।
ठीक है, लैम्डा ए बाई लैम्डा बी दो नहीं दिया है, इस चीज का ध्यान है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जब तू रेशियो लेगा तो इसका रेशियो गिवन है, एच से पीछा छूट जाएगा, एम से पीछा छूट जाएगा, रेशियो लेगा, सुकून से कर, स्क्वायर कर लेना, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, अंडर रूट सब हट जाएंगे, आराम से करना कैलकुलेशन, फाई ए निकल के आ जाएगा। मैंने मेन क्लास में कैलकुलेशन पूरी करके दिखाई भी थी, मुझे याद है जब भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जैसी तरह फाई आ गया, फाई की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देना, ठीक है, लैम्डा ए निकल के आ जाएगा। उसके बाद आई थिंक सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। वर्क फंक्शन पूछा है, ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब फाई पूछा है, ठीक है, ओके, फाई ए निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा उसने, वर्क फंक्शन ऑफ बी, अगर फाई ए आ गया, ये फाई ए अगर आ गया तो फाई बी भी निकाल जाओगे, 1.5 उससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा है मेरे भाई, उसके बाद उसने पूछा टी ए, व्हाट इज टी ए, टी ए क्या है, के मैक्स पूछा है। के मैक्स क्या होगा सर, के मैक्स ये खुद ही के मैक्स है, 4.25 माइनस फाई ए, दिस इज अ के मैक्स, ठीक है, के मैक्स ऑफ ए और के मैक्स ऑफ बी, सारी चीज हमको पता चल जाएगी अगर मैंने फाई ए निकाल लिया तो, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा खुद से। देखिए ये सवाल समझ मेरी बात को, इट्स बेस्ट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस फॉर सिंपल एंड एवरेज कैटेगरी के क्वेश्चंस, जिनको हम एग्जाम के बाद देखते तो हमको लगता है फॉर्मूले वही सवाल ही तो थे, लेकिन जब एग्जामिनेशन प्रेशर में उस सवाल को खुद से करना होता है, ठीक है, तो कैलकुलेशंस के साथ काफी ऑप्शंस में डेटा पिक बड़े हिसाब से करना पड़ता है, बहुत हिसाब से डेटा पिक करना पड़ता है कि आप यहां से डेटा पिक करो, स्मार्टली इसमें वैल्यू पुट करो, लैम्डा अपॉन लैम्डा भी करो, तो यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। पता चला 2 की जगह 1/2 कर दिया, 1/2 की जगह 2 कर दिया, अंडर रूट ले रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इधर से उधर ले जा रहे हो, तो यहां तक अगर आप सही आंसर सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट कर रहे हो, तो इट विल टेक टाइम। तो जो बच्चा सही सवाल सही समय के अंदर एक्यूरेसी के साथ कर लेता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है, जरूर करें, छोड़ना नहीं है सवाल आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में इसने बोला फोटोन ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर फॉल ऑन ए मेटल सरफेस उस वर्क फंक्शन इज 2.2 eV, ठीक है, ठीक है सर, मतलब एनर्जी दे दी, वर्क फंक्शन दे दिया, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ईच फोटोन इनसाइड द मेटल लैटिस कम आउट ऑफ द सरफेस और कोलाइड विद द लैटिस बिफोर कमिंग आउट, ठीक है, इन ईच कोलिजन विद द लैटिस इट लॉस्ट 20% ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। आहा, कितना प्यारा सवाल है, ठीक है। सवाल समझो, सवाल में वो कहना चाह रहा है कि हमने फोटोन दे दिए, हमने फोटोन गिरा दिए, ये फोटोन की एनर्जी है, ये उसका वर्क फंक्शन है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी केईमैक्स हमको पता चल गई, लेकिन उसने इतना नहीं पूछा है, तो जेमेस का सवाल है, उसके अंदर घुस गया वो। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई साहब मान लो कि हर एक फोटोन मैट जब बाहर निकला तो इधर उधर टकरा रहा है और हर कोलिजन में 20% एनर्जी वो खत्म कर दे रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। तो पहले तो एक काम कर, कॉफी मंगा दे, क्या पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल ले चुके से, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेगा, बोले सर जी देखो सर ये कितना हो जाएगा, 1240 नैनोमीटर में चल रहा है बटे 248 बराबर सर फाई कितना है 2.2 प्लस के ई मैक्स, ठीक है। इसको जब तो डिवाइड मारेगा तो ये परफेक्टली 5 जा रहा है ना। कभी ऐसा सवाल आए तो प्लीज गुणा भाग करके देख लीजिएगा कि परफेक्टली तो नहीं जा रहा है, जैसे इसको 5 से गुणा करेंगे ना, 8 पंजे 40, ठीक है, 5 चौक 20 4 24, तो ये परफेक्टली 5 चला गया। तो के मैक्स जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हो सकती थी 5 माइनस 2.2, 50 में से 2 22 गया तो बचे 28। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो अब ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा यहां पर, ठीक है, के मैक्स आ गया। अब ये आंसर होता, लेकिन उसने बोला देखो भाई अगर कोई टक्कर नहीं होती, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता। क्या ये आंसर कहीं दे रखा है, दे रखा है। क्या मेरे को ये आंसर टिक करना है, इसके लिए मुझे सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल में उसने ऐसा बोला है, ध्यान से समझना, कि assume that each photon inside a metal lattice may come out surface और कोलाइड। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आ गया हो, अगर डायरेक्टली आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर तो ये आंसर टिक करना है, 2 नंबर खत्म मत कर देना अपने यहां पर, ठीक है, ठीक है सर जी, ध्यान रख दीजिए प्लीज, ठीक। और अगर उसने एक टक्कर मार ली तो इसका मतलब उसकी 20% एनर्जी चली गई, ठीक है। एक टक्कर और मान ली तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ये 8 8 64, 8 2 16 6 22, ठीक। एक टक्कर मान ली तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, 20% खो दी उसने अपनी एनर्जी। एक टक्कर और मान ली तो उधर भिड़ गया जाके, तो इसका मतलब 2.24 गुणा 0.8, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 और 8 का ना 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और 1 3, फिर इतनी एनर्जी हो जाएगी। एक और टक्कर मारेगा
0.8 से मल्टीप्लाई करते चला जा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तेरे तीनों आंसर तेरे अप्रोक्सीमेटली, इसको आप टिक करोगे, ठीक है, राउंड ऑफ में बिल्कुल सही टिक करना इसको, ठीक है। तो ये तेरे आंसर मैच कर जाएंगे। एक बार चेक कर लेना ये बन आ रहा है नहीं आ रहा है, जहां तक मेरे को लग रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप थोड़े से अलग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जा रही होगी इसी बहाने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें मेरे बताने का कुछ भी नहीं है। उसने बोला अप्लाइंग बोहर्स मॉडल के अल्फा फोटोन फॉर द एल्युमिनियम, ठीक है, एंड विल बी मोर एनर्जेटिक देन के अल्फा फोटोन फॉर लिथियम, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक काम करना, के अल्फा का मतलब समझ रहे हो ना, 2 से 1 पे आना, ठीक है, 2 से 1 पे आना, ठीक। और बेरिलियम के साथ खेला है, एल्युमिनियम के साथ खेला है, तो लिथियम के साथ खेला है, तो वैसे तो देख एल्युमिनियम के साथ बोहर्स मॉडल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो के अल्फा बोल रहा है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं सवाल ये एक्सरे की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक्सरे में हम निकाला करते थे ना के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा, ठीक है। तो आप इसको एक्सरे वाले तरीके से कीजिएगा सवाल को, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद नेक्स्ट। वैसे पता है मैथ्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई पड़ेगा नहीं फर्क। सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, देख सब में मुझे लग रहा है के अल्फा दे रखा है, के अल्फा के बीटा 2 से 1 पे आना है, बीटा का मतलब 3 से 1 पे आना है, उधर वाला फैक्टर हो गया। बोहर्स मॉडल के हिसाब से जाते तो जेड स्क्वायर होता, ठीक है। यहां पे क्या है सर, यहां पर एक्सरे के हिसाब से जाओगे तो जेड -1 का स्क्वायर होगा, ये खेल है, ठीक है। जेड की वैल्यू ऑलरेडी इस हिसाब की दे रखी, आपका आंसर उस हिसाब से ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि सवाल को आप यहां पर के अल्फा के बीटा, क्योंकि उसने बोला है यहां पर, ठीक है, तो अब आप इस सवाल को उससे कीजिएगा, एक्सरे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख आ गया ना वही वाला सवाल, कितना प्यारा सवाल है भाई, कितना बढ़िया सवाल है, 4 ऑप्शन दे, कितने प्यारे प्यारे सवाल है। इसने बोला कि पार्टिकल ऑफ मास मूव अलोंग ए सर्कुलर ऑर्बिट इन ए सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड गिवन बाय द यू बराबर आर स्क्वायर। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को वैलिड करो, तो बताओ रेशियो ऑफ चौथा ऑर्बिट टू द ग्राउंड ऑर्बिट, रेशियो ऑफ चौथा ऑर्बिट टू द दूसरा ऑर्बिट, एनर्जी लेवल आर इक्वली स्पेस है। एनर्जी लेवल तो ऊपर जाते जाते कम होते जा रहे थे, कह रहा है इक्वली स्पेस है, तो कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं, जबकि भाई देख तो ले सवाल बदल गया है तेरा। सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। सर जी देखो इसको डिफरेंशिएट करो, फोर्स आएगा, ठीक है, जो फोर्स आएगा सीधा प्रोपोर्शनलिटी के साथ खेल, आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे मान ले फोर्स बराबर हो जाएगा के इंटू आर, और यही आपका आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर, आर से आर आर स्क्वायर, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो बी बराबर के डैश इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। और अगला एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, अगर मैं बी की प्रोपोर्शनलिटी आर के साथ देखूंगा तो यहां से मुझे पता चल जाएगा आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, दैट मींस आर इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ, ठीक है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। आई थिंक इसके बाद सब जगह खेल जाएगा, ठीक है। एनर्जी के बारे में कह रहा है, तो आपको पता होगा कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है, हम दो एनर्जी लिखा करते थे, याद कीजिए, ठीक है। ठीक है, और पहले देख लेते हैं रेशियो ऑफ रेडियस पूछा, तो देख रेडियस तो एन की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द फोर्थ, ठीक है, एंड द ग्राउंड स्टेट रेशियो लेगा, ठीक है, तो भैया 4/1, 2 आंसर जाएगा, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फोर्थ एंड 2, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस, अभी इसको देखेंगे। एनर्जी लेवल के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल के लिए अब तुझे खेलना पड़ेगा टोटल एनर्जी, वही कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले किया था कि सर अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अब कितनी दे रखी है, के इंटू आर स्क्वायर, ठीक है सर जी। इसका मतलब अगर मैं देखूं ये जो भी टर्म जाएगा, बी स्क्वायर क्या है, सब बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो भी जाएगा समथिंग इंटू आर स्क्वायर, K1 कह ले, इंटू K2 इंटू आर स्क्वायर में कॉमन निकाल लूंगा तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल जाएगा आर स्क्वायर इंटू किसी कांस्टेंट के। अगर यहां पर माइनस भी होता है तो टेंशन मत लेना, यह माइनस आ जाएगा, यह माइनस आ जाएगा, यह माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी अब आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर किसका प्रोपोर्शनल है, एन के, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल एन के, तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल आ गई है एन के। इसका मतलब क्या है, एन के प्रोपोर्शनल आने का मतलब है टोटल एनर्जी बराबर एक आएगा कद्दू, कैलकुलेशन से भरपूर, यहां से कॉमन वन लेके, और एक आएगा एन। इस कद्दू की वैल्यू जो भी है, जैसी तो एन की वैल्यू 1 पुट करेगा तेरे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट का एनर्जी लेवल आ जाएगा कद्दू, जैसी तो एन की वैल्यू 2 पुट करेगा टोटल एनर्जी अब 2 इंटू कद्दू हो जाएगी,
दैट मीन्स 2 इंटू कद्दू हो जाएगी, 2 कद्दू। जैसे तो यहां पर n की वैल्यू 3 पुट करेगा तो यहां पर 3 कद्दू हो जाएगी, 3 कद्दू। ये कद्दू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स आपने रेफरेंस लाइन कहां मानी है। लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई इक्वली स्पेस हो गया। देख ये सब बराबर है। मान के चल कद्दू की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो ये 50, तो ये 100, तो ये 150, 200, 250, तो सबके बीच का गैप कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा सवाल था, आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसा सवाल नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, एनर्जी लेवल्स आर डिक्रीजेस व्हेन वी गो अपसाइड। हर बच्चा उसको टिक कर दे, वो होता सवाल बढ़िया तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अभी सीखनी है चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, मैं कॉफी पीता हूँ, जल्दी से इसको कर लो। चल पहले डिस्कस ही कर देता हूं। क्या बोला इसने? इन द डायग्राम सो द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, एवरेज चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज इतना। देख समझ, उसने क्या बोला है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन एक्साइटेड स्टेट। तो पहले एक्साइटेड स्टेट तो निकालो। तो ध्यान से देख कि कितना, ये कितनी वेव है पहले पता कर। एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव। दैट मीन्स बोहर्स मॉडल को अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो तो मैं लिख सकता हूं ये टोटल डिस्टेंस अगर 2 पाई आर है, इसकी रेडियस और ऑर्बिट आर है, तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगी, जो किसके बराबर है? मान ले इसकी वेवलेंथ लैम्डा है 1 2 3 4 बराबर 4 लैम्डा। मतलब 2 पाई आर बराबर n लैम्डा से मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि n बराबर 4 से बंदा n बराबर 1 पर आया है, क्योंकि उसने यहाँ पे ग्राउंड का नाम लिया है। इसका मतलब यहां पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, और यहां एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा H अपॉन 2 पाई। तो चेंज कितना हो गया? 3H अपॉन 2 पाई, पहला ऑप्शन सही। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फाइनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट, कहां खेल दिया थे उसने? डी ब्रोगली वेवलेंथ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? कौन सा डी, अच्छा किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन की है क्या? कुछ कह ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है सर? लैम्डा बराबर होता है H अपॉन mb, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? अंडर रूट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये बाहर चला जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n बाई z। z तो फिक्स कर दे दोनों के लिए, दोनों मतलब एक सवाल में z तो सेम हो गया, तो n के उसमें आ गया। तो इसका रेशियो कितना जाएगा भाई? इसका रेशियो जाएगा n 4 से 1 पे गया है, तो 4 से 1 पे गया तो 4:1, ठीक है। चेक कर ले भैया, क्या बोला है उसने? द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन अच्छा फाइनल टू इनिशियल बोला है, फाइनल 1 हो गया, इनिशियल तेरा 4 हो गया, तो 1:4 इसका आंसर होगा। तो गलत होगा भाई इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिली मिस्टेक से बच के निकलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला बोले, अगला इसने बोला एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज नियरली इतना। एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, अब ये कैसे निकालें? मैंने कहा भाई ये बोलता n बराबर 4 है, तो आपको याद होगा ये n बराबर 1 होता था, ये n बराबर 2 होता था, ये n बराबर 3 होता था, ये n बराबर 4 होता था। तो ये कितना होता था? 10.2, ये कितना होता था? 12.09, और ये कितना होता था? 12.75। यस, तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा सही है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड टू द फाइनल स्टेट, ये आप खुद से करो, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। चल मैं करा ही देता हूं, इतना हुआ है तो। टाइम पीरियड क्या लिखते हैं सर? टाइम पीरियड लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटे स्पीड। सर आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वायर बाई जेड के। बी किसके प्रोपोर्शनल होता है? z बाई एन के। तो ये प्रोपोर्शनल किसके आ गया? एन क्यू के अपॉन जेड स्क्वायर। एन क्यू मतलब शुरू में 4 का क्यू 64, फिर 1, सही है। एक मिनट, फाइनल टू इनिशियल देख ले, फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट, गलत, इनिशियल टू फाइनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देख तू फिर से केपीपी लगा ले बढ़िया से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं केपीपी के माध्यम से कि तेरी हर चीज की प्रिपरेशन हो जाए, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, क्रिटिकल सोचने के लिए मिल जाए सवाल, किस प्रकार सवाल के साथ डील करना है, ठीक है। कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं तो वो भी हो जाए इसी बहाने, कैलकुलेशन भी हो जाए, सिली मिस्टेक्स भी पे काम कर सकें अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पार्ट। नेक्स्ट अगला पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। एटॉमिक कोलिजन का सवाल है, देखते के साथ ही समझ में आ रहा है। एटॉमिक कोलिजन मैंने पढ़ा रखा है, एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ोगे उसी के बाद ही आप ये सवाल कर पाओगे। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने प्रयास में भी करा रखा है, लक्ष्य में भी करा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पार्ट अभी तक एडवांस वालों ने पूछा नहीं है, अभी तक अनटच रहा है। पीवाई को उठा के देखो, कभी भी इस पे सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। पहले वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। आसान सवाल है वो थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। सवाल की लैंग्वेज में क्रैक करता हूं। इन्होंने बोला ए मूविंग इलेक्ट्रॉन है कोलाइड विद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे न्यूट्रॉन थे, ठीक है, ये भाग रहे हैं सपोज v नॉट वेलोसिटी के साथ, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है। इन ए ग्राउंड एट द रिजल्ट इट एक्साइट एंड देन डी एक्साइट। अगर कोई एटम एक्साइट डी एक्साइट कर रहा है तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा और उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली होगी, फिर वो एक्साइट कर गया होगा और एनर्जी फिर वो डी एक्साइट होकर नीचे आया होगा, और जब ऊपर से नीचे आया होगा तो फिर एक फोटोन निकला होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेडिएशन, करस्पॉन्डिंग रेडिएशन का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था फिर जब नीचे आ रहा है तो उससे फोटोन निकला होगा, उसको रेडिएशन का नाम दे दिया उसने, और फिर उसने क्या किया, फॉल्स ऑन ए सरफेस, फिर उसने किसी सरफेस पे गिरा दिया। इसका मतलब उसके बाद क्या लिखा है, फॉल्स ऑन ए सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन सिग्मा, इसका मतलब वर्क फंक्शन भी उसने दे दिया। दैट मींस आप ये समझो इस बात को कि इसने दो तरह के सवालों को मर्ज कर दिया है, एटॉमिक कोलिजन के सवालों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मर्ज कर दिया। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सवाल है, ध्यान से देखो। अब उसने बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज ई नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, इसका मतलब एनर्जी ई नॉट है, आगे बढ़ते हैं। एंड पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इज लैम्डा नॉट। अब ध्यान से समझ, उसने लैम्डा नॉट क्या दिया है, फोटोन का लैम्डा नॉट दिया है। यही गलती हो जाती है बच्चों से, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। फोटोन का लैम्डा दिया क्या, जो फोटोन टकराएंगे उसका लैम्डा दिया क्या? नहीं, उसने किसका लैम्डा दिया, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उनकी उसने बोल रखी है कि भाई साहब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट है। अब सवाल समझ में आ गया था, न्यूट्रॉन आया, हाइड्रोजन एटम से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, जो हाइड्रोजन एटम का था एक्साइट किया, फिर नीचे डी एक्साइट हुआ, उतनी एनर्जी टकराई मटेरियल पर, मटेरियल टारगेट पर, मतलब समझा, मतलब मेटल पर, उतनी एनर्जी के फोटोन गिरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जब वो बाहर निकले इलेक्ट्रॉन तो उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ उसने दे रखी है लैम्डा नॉट, ठीक। अब दूसरे केस में बोला कि इफ न्यूट्रॉन हिट्स द स्टेशनरी He+ आयन, कह रहा भैया दूसरे केस में हमने एक काम कर रहे हैं, हम न्यूट्रॉन को हम He+ के साथ टकरा रहे हैं, ये स्टेशनरी है, ठीक। इसका मतलब समझ जा, मतलब दैट मींस अगर ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, तो ये मास 4m है, ठीक है सर जी, ठीक है। उसके बाद टकरा रहे हैं, तब उसने बोला है कि देन मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज E1। तो सर इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी एनर्जी अगर E1 है तो वो मान के चलो मिनिमम सेम प्रोसेस करने के लिए इसकी एनर्जी E1 है। दैट मींस ही इज डीलिंग विद द टू डिफरेंट केसेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक केस के लिए साथ खेलो, दूसरे केस के साथ जस्ट वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, बस इसका मास उधर m था तो इसका मास 4m हो गया, ठीक। तब उसने क्या पूछ लिया, देन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम न्यूट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम बता दो, वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट बता दो, वैल्यू ऑफ E1 बता दो, वैल्यू ऑफ E1 बता दो, ठीक। मैं सवाल इसको डिस्कस करो, ध्यान से समझना, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, सवाल क्रैक कहां से होगा, डेटा से क्रैक होगा। कौन सा डेटा गिवन है, फोटो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, जो कि मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम मतलब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब आप ही चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं टारगेट मेटल से, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कब हो सकती है, जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन टकराए। और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन कब टकराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो एक्साइट हुआ था एटॉमिक कोलिजन में। और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किस केस में मिलती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। सवाल टूट गया, टूट गया, ठीक। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि यहां पर एनर्जी E0 है तो आपको ये बात पता होगी कि सर इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक वाले केस में नोट्स देखिएगा, आधी एनर्जी हम लोग इसको ऑफर करते हैं, दैट मींस E0/2 एनर्जी होगी जो आप इसके इलेक्ट्रॉन को दोगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन को E0/2 एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर E0/2 एनर्जी खा के पहुंच जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर E0/2 निकाल देगा, फिर वो E0/2 हमने गिराया किस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट पर, ठीक। तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली लिखूं कि वहां से जो लैम्डा हमको देखने को मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लैम्डा बराबर क्या होता है H/mb या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, E0/2 और वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का मतलब ये हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ये उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको यहां पे देखने के लिए मिल गई है, ठीक। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो देख 2m से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे को लग रहा है तेरा सेकंड ऑप्शन तेरा यहां पे मैच कर जाएगा, वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट इज। बहुत बढ़िया। अब पहला पार्ट तो बहुत ही मजेदार है, तू देखेगा तो मजा ही आ जाएगा। पहले पार्ट में उसने बोला द वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम न्यूट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम।
ठीक, तो पहली गलती तो बच्चों से होती है, भाई साहब ये इसको कितनी एनर्जी देगा, बोले E0/2, वही तो दे रहा था जो इलेक्ट्रॉन ने खा ली थी, तो आंसर E0/2 बच्चा टिक कर देता। अगर मैं E0/2 लिख देता तो भाई आप उसको टिक कर देते, लेकिन आप एक बात भूल गए, क्या E0/2 तो ठीक है, वो तो खा लिया, डकार गया, वो तो ऊपर से खा लिया और उधर से निकाल दिया, लेकिन उसके साथ कोलिजन कैसा हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक में चिपक के दोनों साथ भी तो चलते थे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मास का पार्टिकल है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यहां दूसरा मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी v0 है और e बराबर 0 है, तो ये मास क्या बन जाता था, ये मास साथ दोनों चिपक के एक तरह से जाया करते थे, एक मास m मास का, दूसरा मास m मास का, ये जा रहा है सपोज इधर v से, मोमेंटम कंजर्व करते थे v0/2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये हरा वाला जो मास है इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे हाफ m v0/2 का होल स्क्वायर, विच इज बेसिकली हाफ m v0 स्क्वायर इंटू 1/4। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर सपोज मैं E0 कह दूं तो ये कितनी है, E0/4। इसका मतलब न्यूट्रॉन ने हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी तो दी है, मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, E0/4 ये तो है ही उसकी, और E0/2 उसने थमा दी है उसको कि ले लला ले ले खा ले इसको, खाली होकर ले 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 इलेक्ट्रॉन को दे दे, एक्साइट होकर आ दे उसको। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम को तो मजे मजे उसको दो तरफ से दो फॉर्म में एनर्जी मिली है। एक फॉर्म में एनर्जी मिली है उसको जो हीट लॉस हो रहा था, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, जो कोलिजन में लोग हीट लॉस वाली बोला करते थे, वो एनर्जी मिली जो इलेक्ट्रॉन ने खाली E0/2 एक्साइट कर गया, दिस इज द वन एनर्जी। और एक एनर्जी उसको मिली है कौन सी, जो कोलिजन हो रहा होता, क्यों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो टोटल एनर्जी जो उसके पास उसको ट्रांसफर हुई है E0/4 प्लस E0/2, जो कि हो जाएगी कितनी, 3E0/4। ठीक है, तो ये तेरे दो ऑप्शन तो मैच कर गए हैं, बाकी तीसरा वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरे पे बेस्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, और इस पे बेस्ड सवाल बहुत आसान सवाल एडवांस ने पूछा था। ठीक है, इस सवाल को आप जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, मैं किनारे हो रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, देख ले भाई साहब, देख ले क्या पूछा है इसने, ध्यान से देख। इसने पूछा एक्सरे फ्रॉम ए ट्यूब विद टारगेट एटम ए ऑफ एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, सोर्स द स्ट्रॉन्ग के लाइन फॉर टारगेट ए एंड वीक के लाइंस फॉर इंप्योरिटीज। इसका मतलब समझो उसके साथ इंप्योरिटीज भी है, सारी बात समझ, इसके साथ, इसका मतलब उसके साथ इंप्योरिटीज भी है। मतलब ऐसा समझ ले, इंप्योरिटीज का मतलब ऐसा हो गया कि सपोज कोई आप टारगेट मेटल लेके आए हो और उसमें कुछ 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 दूसरी चीजें भी हैं, तो जब जो उधर से जो इलेक्ट्रॉन फेंके गए थे उससे इलेक्ट्रॉन गन से एक्सरे में, जब वो इलेक्ट्रॉन उस इंप्योरिटीज के साथ टकराएंगे तो इंप्योरिटीज के हिसाब से, उनके अपने हिसाब से अलग तरह के प्रोटॉन आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक अलग तरह की एक्सरे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उनके लिए Z बदल गया। ठीक है, उनके लिए Z बदल गया। तो ऐसे सवाल आप दो तरीके से कर सकते हो, आप एनर्जी से भी कर सकते हो और आप सीधा उससे भी कर सकते हो, मोजले लॉ से भी कर सकते हो। अगर आप एनर्जी से करना चाहो तो आप ऐसे खेल सकते हो, बोले सर जी देखो एनर्जी जो होती है डेल्टा E, ठीक है, वो कितनी होती है सर, वो कितनी होती है सर, हाँ 13.6 इंटू Z माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप यहां से खेल सकते हो। उसी प्रकार से आप ऐसा भी खेल सकते हो कि सर इसको अगर h म्यू कर दूं, अगर वो लैम्डा के साथ खेल रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, hc/λ बराबर ताम झाम। दैट मीन्स दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो मैं लिख सकता हूं जो लैम्डा निकलेगा एक्सरे का, ठीक है, वो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 1/λ बराबर कोई कांस्टेंट, ये सब धर धर कांस्टेंट कर दिया मैंने, k डैश इंटू Z माइनस बी का होल स्क्वायर। आप यहां से भी खेल सकते हो। ठीक है, अब जैसे पहला सवाल है, पहला डेटा देखते हैं, अब इसमें क्या क्या घटना घट रही है। इसने बोला के लाइंस ऑफ टारगेट है, ठीक है, एंड वीक के लाइन फॉर इंप्योरिटी, इंप्योरिटी कम है तो ठीक है, उनके हिसाब से कम देखने के लिए मिला है, लेकिन कम देखने के लिए मिला है। वेवलेंथ फॉर द के अल्फा, के अल्फा का मतलब क्या होता है, ठीक है, के अल्फा का मतलब होता है 2 से लेके 1 पे जाना। ठीक है, 1/λz फॉर टारगेट ए एंड λ1 λ2 फॉर 2 इंप्योरिटीज। अब देख ध्यान से देख, दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये हमारा टारगेट मेटल था Z, ठीक है, इसके पेट में भरी हुई थी इंप्योरिटी Z1 Z2। तो जब हमारा सीधा Z से टकराया मामला हुआ तो हमको ऐसी चीज देखने के लिए मिली। इस लैम्डा को वो लैम्डा Z कह रहा है, इसके साथ साथ इंप्योरिटी सब वो λ1 की मिली, तो 1/λ1 बराबर k डैश, मैं यहां पे लिख सकता हूं Z1 माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1/λ2 बराबर k डैश Z1 माइनस बी इंटू होल स्क्वायर। बस यहां पे Z1 की जगह Z2 आ जाएगा। ठीक,
अब उन्होंने इसका रेशियो दे दिया, अब सब कुछ खेल दिया, बस हो गया सवाल। मुझे लगता है रेशियो ले आंसर आ जाएगा। देख देख, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, इसका रेशियो लेगा तो लैम्डा 1/λz बराबर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस बी की वैल्यू 1 होती है, लगा दे, बराबर z1 माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देख लैम्डा 1/λ2 कितना दे रखा है, लैम्डा 1/λz, ये z है, ये z है, 2 नहीं है, z है, ठीक है। लैम्डा 1/λz कितना दे रखा है, 1/4, इसको तो लिख देगा 1/4। इसका मतलब z माइनस 1 अपॉन z1 माइनस 1, ये भी 1 ही है, बराबर आ गया 1/2। ये हमारे काम आ सकता है। उसी प्रकार से लैम्डा z/λ2, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ये चला जाएगा ऊपर, लैम्डा 2/λ1 बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, z माइनस बी मतलब 1 रख देता हूं, बटे z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अबे कोई गलती ना हो जाए भैया, स्क्वायर से रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे को सामने, दिख ना रहा, हाँ सही है। और लैम्डा 2 और 1 मिनट को, ये लैम्डा 2 नहीं है, लैम्डा 1 मिनट भैया, लैम्डा 2/λz है, ठीक है। और लैम्डा 2/λz 4 दे रखा है, तू मेरी मजबूरी समझ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। तो ये मत समझना कि सर हमें भी तो दिक्कत, तुम्हारे सामने ना पेन कॉपी होती है, छोटा सा पेज होता है, उसी में कुट करना होता है, सब कुछ दिख रहा होता है तुम्हें, तो तुम्हारी स्पीड मुझसे फास्ट होनी चाहिए। मेरे सामने क्या, मैं यहाँ से देखना पड़ता है दूर से, इसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, वहाँ क्या लिखा है दिख नहीं रहा, ठीक है ना, ये होता है ना, बड़ी बड़ी लाइटें होती है यहाँ पर। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना भाई, मैच करा लेना, देख तो फाइनल आंसर। तो ये कितना आएगा, z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब एक डेटा दे देता तो और अच्छा रहता यार, दे दे भाई, कुछ तो दे दे, है। चलो वो z के टर्म में आंसर पूछ रहा है, चलो अब शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। एटॉमिक नंबर वो द फर्स्ट इंप्योरिटी, वो कह रहा है भैया z1 बताओ, तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2z माइनस 2 बराबर z1 माइनस 1, तो z1 बराबर हो जाएगा 2z माइनस 1, ठीक है, 2z माइनस 1 सही स्टेटमेंट। दूसरा गलत हो गया, इंप्योरिटी, सेकेंड इंप्योरिटी क्या करोगे, इसको सॉल्व कर ले, ये उधर चला जाएगा, 2z2 माइनस 2 z प्लस 1 बटे 2, थर्ड ऑप्शन, पहला तीसरा। देख मेरी बात समझ, ये सवाल सारा हव्वे का है, हव्वा बनाने का सवाल है, हव्वा मतलब परेशान करने वाले सवाल है, मैं को कोशिश परेशान करने की कोशिश का सवाल है, आपकी है फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, फॉर्मूला ओरिएंटेड सिंपल सवाल है। आप ऐसा समझो कि एक टारगेट मटेरियल है, ठीक है। आप एक्सरे अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन होते थे और जाके उससे टकराते थे। तो टारगेट मटेरियल अगर प्योर है, उसका आपने ए को फिक्स कर दिया, ठीक है, प्योर है, एक ही जैसा है, तो आप निकाल दोगे। अब इंप्योरिटी वाले सवाल से डरना मत, अगर तेरे सामने इंप्योरिटी वाले सवाल है, इसका मतलब समझ जाना वो प्योर नहीं है। जैसे हम लोग सोना लेते हैं, सोना खरीदते हैं, तो सोना वो कहते हैं ना प्योर सोना है, ये इम्प्योर सोना है, सोने में कुछ कुछ मिला दिया तो वो इम्प्योर हो गया। तो उसी प्रकार वो टारगेट मटेरियल में कुछ कुछ चीजें मिला दी हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, अगर वहां वही टारगेट मटेरियल है, उसका सेट है, तो उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा। जिस जगह इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है तो इतना छोटा सा ना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उससे भिड़ गया जिसमें इंप्योरिटी भरी हुई है, ठीक है, जिसमें इंप्योरिटी भरी है, तो वहां से तू पता लगा लेगा कि भाई उसका जेड कुछ अलग है, उसका जेड कुछ अलग होगा, जाहिर सी बात है ये चीज तो वैलिड होगी भाई, उसका जेड कुछ अलग होगा, तो जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। हमारी बात समझ में, मैंने इसको एनर्जी से किया है, आप इसको उससे भी कर सकते हो, वो जो लॉ क्या था वो मूजले लॉ, उससे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलो मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं क्योंकि इसमें याद रखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो समझ रहा होगा कि सर आपकी दिक्कत है कि आप जो जल्दी जल्दी भूल जाते हो चीजों को, याद नहीं रख पाते हो। मैंने कहा इसलिए मैं ये याद रख लेता हूं, इसी से ज्यादा सवाल हो जाता है, क्योंकि वो भी तो इसी का मैथमेटिकल वर्जन है ना, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। क्या होता है वो मूजले लो, वो भी तो इसी का मैथमेटिकल वर्जन है, HMU लिखते हैं, दोनों अंडर रूट कर देते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। ये चीज है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, उसने बोला एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट 50 किलो वोल्ट, ठीक है, एंड 10 मिली एम्पेयर, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। टारगेट मटेरियल ऑफ द ट्यूब हैज मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट, अच्छा ओके, वो क्वेश्चन है 1% ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पावर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, ठीक है सर जी, ओके, एंड द रिमेनिंग एनर्जी गोस इनटू हीट, देन समझ गया, मैंने बताया था ना, टारगेट मटेरियल को लगातार हीट मिलेगी तो वही गर्म होगा, तो उसके लिए भी सवाल पूछा जाता है। तो बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से समझ। एक है एक्सरे ट्यूब, वो ऑपरेट कर रही है 10 किलो वोल्ट पर और करंट है इतना,
इसका मतलब बेसिकली मुद्दे की बात यह कि पावर कितनी है, पावर बराबर V इंटू आई होता है, सीधी सी बात याद रखना, ठीक है। तो कितनी पावर है सर, दोनों को गुणा कर दोगे तो सर ये K 10 टू पावर 3 मिली, ये 500 हो गया, ठीक है सर, 500 हो गया, ठीक है सर। ये जो 500 पावर है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट और याद रखना, ये पावर किसमें है, जूल में है क्या, ये भी ध्यान देने वाली बात है, जूल में है क्या या ईवी में है। अब ये कैसे पता करेगा, एसआई सिस्टम में है क्या, ऐसे खेल, ठीक है, ठीक है। ईवी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, उसमें ई का टर्म आ जाता है ना। यहां पे क्या दिख रहा है, साफ साफ एम्पियर दे दिया उसने, एसआई सिस्टम दे दिया, यहां पे भी दे दिया, बोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है भैया, सही जा रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई इतनी एनर्जी थी, ठीक है, 1% ऑफ द अप्लाइड पावर कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, इसका 1% एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, ये कहना चाह रहा है ना, 1% खत्म हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसने बोला पहला ऑप्शन, सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी है, वरना पिघल के निकल जाएगा नीचे को, उसका रायता निकल जाएगा नीचे से। दूसरा, ए सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव द लो थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं यार, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, थ्योरेटिकल सवाल आ गया यहाँ पर, ताकि थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तभी वो अच्छे से हीट का फ्लो करा पाएगा कूलेंट से, कूलेंट में समझा, तो पानी इधर भेजते थे वहां से निकलते थे, तो जब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तभी तो कहेगा पानी भाई मेरे पास बहुत हीट होगी, तू ले ले मुझसे, ले ले भैया, ले ले, किसी प्रकार ले ले मुझसे तू, ठीक है। तो अपनी हीट देगा तभी तो अपने टेम्परेचर को या अपनी चीज को वो कोशिश कर पाएगा मेंटेन रखने की, या जो भी है कि वो लिमिट क्रॉस ना हो। तो पानी इसलिए भेजते थे ताकि पानी भेजे, पानी इधर से भेजते थे, वो अच्छे से हीट ले लेता था और फिर गर्म होकर निकल जाता था पानी, ठीक। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन में वो कहना चाह रहा है एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ द टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे कितनी होनी चाहिए। तो भैया सीधी सी बात ये है, पहले तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो उसने बोला है कि एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द टारगेट, भाई 500 सपोज इतने जूल एनर्जी भेजी है, इसका 1% एक्सरे बन गई, 1% होता है 5, तो बची कितनी 495, ये 1 सेकंड की एनर्जी है, याद रखिएगा, पावर है, पावर पावर है, पावर के साथ खेल रहे हैं हम लोग, पावर इस 1 सेकंड की एनर्जी। तो ये जो 1 सेकंड में एनर्जी मिली है दैट इज पावर इक्वल टू ms इंटू dt बाई dt, ठीक है। अब उसने कुछ दे रखा है कि एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द, अच्छा और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है उसने इतना, और मास की वैल्यू दे रखी है 1, तो इसका मतलब 495 बराबर 1 इंटू 495 इंटू dt बाई dt, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर, एक हेलो चलते चौथा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड। अब ध्यान से सुनना, मिनिमम वेवलेंथ के बारे में जब सवाल आता है तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर कौन सी एनर्जी लेनी है हमको, है ना, कि सर इसकी 1% एनर्जी तो जो बेसिकली एक्सरे में जा रही है, 95% एनर्जी तो हमारी हीट लॉस में जा रही है, तो हमें क्या वो 1% के हिसाब से आंसर निकालना है या 100% के हिसाब से आंसर निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ था, याद कीजिएगा एक्सरे का, तो इसका मतलब लैम्डा मिनिमम जब आया था ना, वो 100% जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी फोटोन में कन्वर्ट कर दी थी, वो तब के लिए आया था, ठीक है। तो आपको वो 100% के लिए मान के आपको यहां पे आंसर देना है। तो अब अगर मैं ये, अगर डेटा में अगर इस प्रकार से आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सर 1% लेना है 100% लेना है, ठीक है, तो इन दैट केस आप वो मान के चलिएगा। और अगर क्वेश्चन वाला बता ही दे कि भैया केवल 1% एनर्जी ही जा रही है उसमें और उस एनर्जी के हिसाब से अब बताओ क्या होगा, तो फिर वो सवाल अलग हो गया, ठीक। लेकिन एट दिस गिवन कंडीशन मैं यहां पर बोलूंगा कि सर लैम्डा मिनिमम होता है क्या, 1240 बटे बाहर वाली बैटरी, याद रखना बाहर वाली बैटरी होती थी, और बाहर वाली बैटरी हमको दे रखी है उसने, तो 1240 बटे, ये किसमें दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में, तो एक जीरो और बढ़ा दूंगा मैं, बटे 50 किलो वाट, 50 किलो वोल्ट, 3 जीरो लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये होगा 4 जीरो 2 जीरो, तो 5 से डिवाइड कर, 5 दूनी 10, 5 चौक 20.248, अप्रोक्सीमेटली आंसर तेरा मैच कर जाएगा, चौथा आंसर, ठीक है, दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये सवाल मेरे बताने का कुछ भी नहीं है, एनर्जी रिलीज पूछा है, डेटा पिक करो, याद रखिएगा, बस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता है, बोले सर जी हमको देखना पड़ेगा सर इधर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इधर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, दोनों को डिफरेंस ले लो। अगर एंड टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाना है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट घटाना है, टाइम भी इस पर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, फाइनल आंसर आपको पॉजिटिव आना है। लेकिन फिर भी बाइंडिंग एनर्जी के जो स्टेटमेंट क्लास में करा रखे हैं प्लीज उनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा, गिवन ए रेडियो न्यूक्लाइड C11 डिके बाई बीटा प्लस एमिशन, गिवन दैट मास दे रखा है, ये दे रखा है, ये देखा है, क्यू वैल्यू ऑफ द डिके प्रोसेसेस। सवाल में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसकी जो है रिएक्शन लिखना पड़ेगी। मैं आपसे फिर से बोल देता हूं, प्लीज रफ कॉपी पे बीटा प्लस बीटा माइनस के कैप्चर, ठीक है, इनकी इक्वेशंस को लिख, और अल्फा है ना, अल्फा डिके, इनकी इक्वेशंस को प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा,
ठीक है, मैं अगर ओरली आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो देख, अल्फा जब निकलता है ना तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। ठीक है, बीटा प्लस जब निकलता है ना तो एटॉमिक नंबर जो होता है नीचे वाला वो 1 कम हो जाता है। बीटा माइनस जब होता है तो फिर वो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीजें प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसी प्रकार से के कैप्चर वाली चीज। ठीक, ठीक है सर, अभी मैं लिख दूंगा थोड़ी देर के बाद इस चीज को। तो अब जैसे ये सवाल है तो इसने क्या बोला, C1116 डीके हुआ है। ठीक है भैया, डीके हो गया। अब जब बीटा प्लस निकलेगा तो जाहिर सी बात है ये जो 6 है ये तो 5 हो जाएगा और ये 11 रहेगा। तो 11 5 उसने दे रखा है, किसको सर, उसने बी को दे रखा है। दैट मीन्स यहां पर एक आपको इक्वेशन को बैलेंसिंग इस प्रकार से करनी पड़ेगी। अब इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, इसने ऐसा पूछा कि भाई साहब क्यू वैल्यू बता दो, तो क्यू वैल्यू आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यही किया करते थे। ठीक है, सईदा का मास निकालो, उधर का मास निकालो, दोनों को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो या डेल्टा टाइम सी स्क्वायर कर दो। तो अब आपको एक काम क्या करना है, सर ये वाला मास जो कि दे रखा है, सर ये वाला मास जो कि दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर ये भी दे रखा है, तो इधर के मास को उधर के मास से घटाना। ठीक है, और 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ठीक है सर, और तेरा एक भी आंसर मैच नहीं करेगा, तो देख लेना तेरा आंसर एक भी मैच नहीं करेगा, सीरियसली नहीं करेगा, तो करके देखना। ठीक है, यही करते थे हम लोग, तू मैच करके देखना, नहीं करेगा मैच। इसलिए दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस, क्योंकि अगर जो तू आंसर निकाल रहा है वो आंसर अगर मैं यहां पुट कर दूं, आरी बात समझ में, तो मैक्सिमम बच्चा वही टिक करके आएगा, 99% बच्चा वही टिक करके आएगा। ठीक है, वो 1% बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे बस वही सही करके आएंगे, और आई विश आप उसमें से एक होने चाहिए। ठीक है, तो सर इस सवाल में करना क्या है, मैंने कहा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां पर क्या खेल रहे हैं, हम न्यूक्लियस के साथ खेल रहे हैं, ना कि हम लोग पूरे एटम के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा आपको, आप चैप्टर समझो, ये न्यूक्लियस वाला चैप्टर है। ठीक है, इसका मतलब आप समझो, ये जो मास दे रखा है ना, ये मास सबका दे रखा है, सबका मास दे रखा है, आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास निकालना पड़ेगा। आप बीटा प्लस बीटा माइनस की एक बार मास डिफेक्ट की इक्वेशन देखिएगा कैसे लिखी है, ये वो सवाल है कायदे में। ठीक, तो आप सीधा बोलेंगे यस सर, पहले मास डिफेक्ट लिख लेता हूं मैं, डेल्टा एम बराबर में क्या लिखूंगा, बोले सर इसमें पता करो, इसमें। ठीक है, इसका टोटल मास कितना दे रखा है सर, जो भी दे रखा है वो मैं यहां से चुरा लूंगा, उठा लूंगा, इसमें से घटाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, सर इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको घटाना पड़ेगा। ये बना है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूक्लियस का मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस के लिए जब आप लिखना चाह रहे हो तो टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो घटाना पड़ेगा, और ये क्योंकि न्यूट्रल है तो 6 यहां पर जो है प्रोटॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जाहिर सी बात है, तब ये न्यूट्रल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास मैंने घटा दिया। ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस। अब चलते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट पे, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी, इसमें से भी घटा, मुझे ये थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो केवल वो चाहिए 5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, ये मास डिफेक्ट आ गया, इनटू 931.5, दैट विल बी योर आंसर, एंड ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई या क्यू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो आप लिखोगे मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ बी। ठीक है, यहां से कितनी आ जाएगी, -6 -7 प्लस 2 मास ऑफ ई, 931.5। ठीक है, अब मैं थोड़ा, नहीं यार ये सवाल ना करा ही देता, कैलकुलेशन करा ही देता हूं भाई मैं। ठीक है, देखिए सी में से बी घटी है, सी में से बी घटा, 4 में से 5 गया 9, 4 में से 5 गया 9, 3 में से 0 गया 2, अरे एक हासिल ले लिया था ना, मैं घटा रहा हूं अपने हिसाब से, तू अपने हिसाब से कर, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। ये 4 है, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 9 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, ठीक है सर, इसमें से घटाना तू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसको 2 से गुणा कर। ठीक है, आराम से डेटा चेक कर ले भैया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10, ये 0 आ गया और 2 0 यहां आ गए, इसको घटाओ, 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 0 0, ये बचा। इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, योर आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 931.5।
ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इतना ही डेटा उठा लूं 0.0010 इतना भी उठा लूंगा ना, तो अप्रोक्सीमेशन से मेरे को फील आ रही है कि आंसर कुछ ना कुछ आपका जो है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है। तो मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दे तो 0.9 को गुणा कर दिया 0.001 से, आप समझ रहे हो, केवल इतने से गुणा कर दे, इससे काम चल जाएगा तेरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसको 0.9 के आसपास इसका आंसर जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा 0.963, कैलकुलेशन करना यही जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब, और पता ये बाकी तो देखना बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, ये देख, ये मेगा में 10⁻6 होता है, 10⁻3 आ गया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। सवाल अच्छा तब होता जब मैं डायरेक्टली वो गलती करवा के यहाँ पे डाल देता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। आई होप तुझे तैयार हो गया होगा सवालों के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में सवाल आए तो भैया लास्ट में करना है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है, सवाल में कुछ नहीं करना है, इस सवाल में सबकी वैल्यूज दे रखी है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें बीटा प्लस के साथ काम किया है, उसी प्रकार से वो कहना चाह रहा है कि बीटा प्लस के साथ भी करो, बीटा माइनस के साथ भी करो, अल्फा के साथ भी करो, के कैप्चर के साथ करो, और आप ये बताओ कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है। अरे बात समझ में, आप सबके लिए क्यू वैल्यू निकालिए, क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो इसका मतलब दैट इज पॉसिबल। ठीक है, बस यही करना है, और इसके लिए आपकी मदद के लिए मैंने सारी बातें लिख दी हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इस पर एडवांस ने भी सवाल पूछे हैं कि सॉरी ये अल्फा पार्टिकल है, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो भैया एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, ये 4 कम हो जाएगा, बीटा माइनस में एक बढ़ जाता है, बीटा प्लस में एक घट जाता है, के कैप्चर में एक घट जाता है। के कैप्चर याद है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था, ट्रैक कर लेता था। नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है इस सवाल में देखते हैं। रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ इतना, ठीक है, व्हेन इस एक्टिविटी मेजर 80 सेकंड आफ्टर द बिगिनिंग इट इज फाउंड टू बी इतने डीपीएस ड्यूरिंग द टाइम टोटल एनर्जी रिलीज इज इतना जूल। इनिशियल सैंपल पूछ लिया भाई, सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, देख सवाल में डेटा देख, उसने बोला है हाफ लाइफ है इतना, मतलब टी हाफ दे दिया उसने, दैट मींस लैम्डा बराबर दे दिया उसने ln2 बटे 40 सेकेंड। ठीक, एक्टिविटी क्या होता है dn/dt, when activities measure 80 सेकेंड आफ्टर द बिगिनिंग, मतलब n बराबर क्या होता है n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, और dn/dt क्या होता है सर, ये होता है लैम्डा इंटू n। यही तरीका है सवाल को, इन्हीं तरीके से सवालों को खेलना है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक्टिविटी इतनी है 6.9 इंटू 10 की पावर 6.93 2 इंटू 10 की पावर 18, ये एक्टिविटी है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ln2 बटे 40 इंटू उस इंस्टेंट पर n। ठीक है, ठीक है भैया, अब n की जगह तू लिख सकता है n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं समय बचा रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर गिवन है, ये आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो सवाल तेरा हो गया। अगला सवाल उसने बोला है एनर्जी रिलीज पर फिशन बताओ कितनी होगी जूल में। ठीक है, इसमें अक्सर कुछ बच्चों को डाउट आता है, तो ध्यान से समझना। देख उसने ऐसा बोला है कि भाई 80 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितनी निकली है 6 इंटू 10⁸ जूल। अब पहला डेटा का तो हमने इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं, तमीज से देखें तो क्या, उन्हें बोला हाफ लाइफ है 40 सेकंड। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम उसके आधे डिसइंटीग्रेट हो गए इतनी देर में। तो आप ऐसा समझो कि शुरू में अगर n0 नंबर थे, मान के चलो नंबर ऑफ एटम, तो इसका मतलब 40 सेकंड में कितने हो जाएंगे n0/2, और 80 सेकंड में कितने हो जाएंगे n0/4। इसका मतलब कितने खत्म हो गए, तो तू कहेगा सर 3n0/4 खत्म। क्लियर है, ठीक है सर जी। अब अगर एक के खत्म होने से E0 एनर्जी निकलती, तो इतने के खत्म होने से इतनी एनर्जी निकलती। ठीक, ठीक है भैया, और जब इतनी एनर्जी निकली है उस एनर्जी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 6 इंटू 10⁸। दैट मीन्स 3/4 इंटू, मैं n0 की वैल्यू यहां से उठा लेता हूं, प्लीज आप ये कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। अगर ये आंसर सही है 1.6 इंटू 10⁻21 बटे 4, सॉरी बटे 4 मैंने ले लिया है, बराबर 6 इंटू 10⁸। यहां से अगर मैं देखूंगा तो देखिए 3 दूनी 6, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, ये 8 बन जाएगा। 8 बटे 1.6, 80 बटे 16, 5 इंटू 10⁻−13 जाएगा। थर्ड ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा अच्छा सवाल है रेडियो एक्टिविटी। इस बार इसके रेडियो एक्टिविटी का बहुत क्वेश्चन है ना, मैंने जानबूझ के डाले एक्चुअली ना, मैंने रेडियो एक्टिविटी के सवाल जानबूझ के इसलिए डाले हैं क्योंकि रेडियो एक्टिविटी ना उसमें नहीं है मेंस में, आपको पता है, तो इसके सवाल आपने मुझे पता है बहुत लगाए नहीं होंगे लंबे टाइम से।
है ना। अब एडवांस में तो है ना यार, तो इसलिए मैंने इसके सवाल बहुत, मतलब हर प्रोफाइल के सवाल डाल दिए, देख आसान, सिंपल, एवरेज सब डाल दिए मैंने, ठीक है। तो वो मेंस में तूने पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज एक बार जरूर देख लेना इसको, ताकि तेरा दिमाग बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। चलो सवाल देखते हैं। उन्होंने बोला इन रेडियोएक्टिव सैंपल डीके बाय द 3 मोड ऑफ साइमल्टेनियसली। अच्छा, एक साथ निपट रहा है, मतलब ए जो है बी में भी निपट रहा है, सी में भी निपट रहा है, डी में भी निपट रहा है। सब केमिस्ट्री याद आ गई। हाँ, हाफ लाइफ करस्पॉन्डिंग टू दिस मोड आर इन जीपी। अच्छा, इनकी हाफ लाइफ जो है वो जीपी में है। तो एक काम कर, मान ले इसकी हाफ लाइफ टी बराबर ए है, तो इसकी हाफ लाइफ टी बराबर ए आर हो जाएगी। तो इसकी जो हाफ लाइफ है ए आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज 10 ईयर। मतलब जो हाफ लाइफ जो दे रखी है 10 ईयर, वो इफेक्टिव दे रखी है। इफेक्टिव, आई होप इफेक्टिव का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, तो पैरेलल में हम जानते हैं कि लैम्डा इफेक्टिव होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। इसको ln2 अपॉन टी इफेक्टिव अगर मैं लिख दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा ln2 बटे T1 प्लस वो सब ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं समय बचा लेता हूं, तो 1 अपॉन टी नेट बराबर आ जाता है 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3। T1 T2 T3 एंड टी नेट आर द हाफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, एंड हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 1/10। तो ये 1/10 दे दिया। अगली लाइन पढ़ो, व्हेन द सैंपल डिके बाय द मोड हैविंग द लार्जेस्ट हाफ लाइफ, ठीक है, देन हाफ लाइफ इट टेक्स द 70 इयर्स फॉर सैंपल टू बिकम हाफ। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बंदे की उसने हाफ लाइफ दे दी। इसने ऐसा बोला व्हेन द सैंपल डिके बाय द मोड ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट हाफ लाइफ। मान ले लार्जेस्ट हाफ लाइफ इसकी दे रखी है, ठीक है, तो उसने ऐसा बोला है कि 70 साल लगे हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, जिसको मैं T1 कह रहा था, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो इसकी वैल्यू उसने 70 दे दी है। ठीक है, ठीक। अब यार जीपी का रेशियो नहीं दिया ना, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में, है ना। हाँ, जीपी का रेशियो दे तो बता देते कि भाई वो लार्जेस्ट है क्या है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ सैंपल डिके एक्सक्लूसिवली बाय अदर मोड पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इज। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, उस सवाल को क्रैक करते हैं। बोले सर यहां अगर मैं बात करूं, सब 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है ए, T1 की वैल्यू कितनी है ए, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन T2, वो T2 है 1 अपॉन ए आर। इस सवाल बिकम मैथ्स 1 अपॉन ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1/10। 1/1 कॉमन ले ले, 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर बराबर 1/10। 1/a तुम्हारा 70 के बराबर है, ठीक है, ए की वैल्यू यहां पे 70 के बराबर है, ठीक है। यहां 70 पुट करेगा, धाड़ धाड़ कैंसिल आउट, 7 उधर चला गया, 1 उधर चला गया, 6, ठीक है। तो एलसीएम अगर तू लेगा इस चीज का, तो मेरे को लग रहा है कि यार सवाल ना मेरे को लग रहा है फंसेगा यहां से, है ना। हमने कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना दी, क्योंकि देख मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 अपॉन ए कॉमन निकाल लेगा ऐसे तू, ठीक है। तो यहां से ये तेरा जो है ये उधर 7 और 6 आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर 6 आ जाएगा तेरा। तो वहां से आर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्यूबिक बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी, निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको, 1/r प्लस 1/r स्क्वायर बराबर 6। अब तू कहेगा सर अगर फंस जाता तो कैसे करते, तो यार मैं उसको मान लेता 70, ठीक है, मैं यही करता यार, ठीक है। खैर आगे आते हैं, चल, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना कि जीपी का कॉमन रेशियो क्या है ना, उसने बोला सबसे ज्यादा 70 है। तो हो सकता है भैया अब जीपी का कॉमन रेशियो क्या है अभी कुछ कह नहीं सकते ना, तो मैं ऐसे अगर आर की वैल्यू सपोज 1 से ज्यादा है तो फिर ये बन जाता है ना, तो आर की वैल्यू डिसाइड करेगी। चलो अभी चलते हैं, तो एलसीएम ले ले, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, आर को मल्टीप्लाई करेगा आर प्लस 1 बराबर 6r स्क्वायर, 6r स्क्वायर प्लस माइनस आर माइनस 1 बराबर 0, 6r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r माइनस 1 बराबर 0। 3r कॉमन ले ले, r माइनस 1, r माइनस 1 जा रहा है क्या, नहीं r माइनस 1 नहीं जा रहा है, ठीक है। 3r कॉमन ले ले, ये आएगा 2r माइनस 1 प्लस 2r माइनस 1 बराबर 0। बढ़िया, मजा आ गया भैया। r की वैल्यू निकल के आ गई 1/2, r की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 1/3, ये तो चलेगा नहीं, 1/2 निकल के आ गया भैया, मजा आ गया भैया। r की वैल्यू भाई साहब आ गई 1/2, a की वैल्यू भाई साहब है 70। इसका मतलब अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब मुझे सारी वैल्यू पता चल गई, मैं वैल्यू लिखता चला जाता हूं। ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे 35, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे 17.5, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं, उसने बोला इफ सैंपल डिके एक्सक्लूसिवली, ठीक है,
भाई अदर मोड पॉसिबल वैल्यू हाफ लाइफ, कह रहा भैया अगर एक्सक्लूसिव का मतलब समझो वो इंडिविजुअल खेलना चाह रहा है, अंग्रेजी थोड़ी मेरी कमजोर है, आई होप इतना माफ कैच कर लीजिएगा। अगर वो हर तरह के सवाल को अगर अपन देखें, अगर वो ये कहता कि केवल और केवल लैम्डा 2 के हिसाब से चलना है, तो हाफ लाइफ कितनी आ गई भैया? 35 आ गई। 35 क्या साल है? 35 साल आ गई। ठीक, तब उसने बोला हाफ लाइफ कितनी हो सकती है, तो भैया 35 साल हो सकती है। अगर उसने बोला कि भाई हम तो केवल डी के हिसाब से चलेंगे, तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 17.5 हो जाएगी। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। मान लो वो ये कहता कि सपोज हमें केवल बी और सी के हिसाब से चलना है ना, अगर वो कहता हमें तो केवल या सी और डी के हिसाब से चलना है, तो आपको फिर वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के उसकी हाफ लाइफ निकालनी होती। आ रही बात समझ में? ये इस सवाल में होता है। आई होप सवाल की देख, रेडियो एक्टिविटी के सवाल ना सबसे पहले आप पढ़ोगे ना समझ में ही नहीं आएंगे, साले हैं क्या, परेशान करेंगे, तेरे को डराएंगे। रेडियो एक्टिव सैंपल, रेट ऑफ डिके, फलाना, ठीक है, हाफ लाइफ, करस्पॉन्डिंग मोड, ठीक है, डिके बाई, डराने की कोशिश करेंगे, प्लीज डरना मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई, ये मुझे लगता है सवाल आपको करना चाहिए, क्योंकि सवाल में मॉडर्न फिजिक्स के साथ जो है काइनेमेटिक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, मजा आएगा सवाल को करने में। इसने बोला द पार्टिकल ऑफ मास इतना केजी स्टार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है, एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है। ठीक है सर जी, पार्टिकल है, उसका मास इतना है। अब क्या कर रहा है? स्टार्ट टी बराबर 0 मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, हाउएवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट। कहां खिला सर ने, समझ इस बात को, सिंपल सी लैंग्वेज में सवाल को फंसा दिया। एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती? लैम्डा बराबर h अपॉन md। पार्टिकल का मास सेम है, तो डी लैम्डा किसके साथ खेल रहा है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डी लैम्डा बाई dt क्या हो जाएगा सर? h अपॉन m कांस्टेंट है, 1 अपॉन b का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन b स्क्वायर इनटू dp बाई dt, व्हिच इज बेसिकली एक्सेलरेशन, या माइनस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड पकड़ लो, बराबर हो जाएगा h अपॉन mb स्क्वायर इनटू dp बाई dt इज एक्सेलरेशन। आई थिंक यहां से सवाल आपका टूट जाएगा। अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। पार्टिकल का मास दे रखा है, ठीक है, ओके, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है भैया, हाउएवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड रिमेंस कांस्टेंट एट टी बराबर ये, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है भाई साहब। अब उसने सारी वैल्यू देके वेलोसिटी पूछ ली, सब कुछ पूछ लिया, तो कैसे होगा सवाल? देखो भैया ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मुझे लग रहा है गुणा भाग में उतरना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई, मास की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू की पावर -30 इंटू बी स्क्वायर है 100। वैसे बी स्क्वायर लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बी बदल रहा है, मुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में फंक्शन निकालना चाहिए पहले। चलो बटे, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी? 6.6 इंटू 10 टू के पावर -34, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो भैया इससे ये मार दिया, 34 से 34 मार दिया, बी स्क्वायर बराबर है। आ गया, क्या सवाल था भाई, बी स्क्वायर, भाई साहब पहले दे देता काइनेमेटिक्स का सवाल, बी स्क्वायर बराबर है। ठीक है भाई, तो ये बी स्क्वायर बराबर है। अब इसके बाद ये सवाल आपका काइनेमेटिक्स का बन गया। ठीक है, उसने किस किस के साथ खेला? उसने बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम पर बता दो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम पर बता दो, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बता दो, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है, अब यहां पर एक्सेलरेशन की जगह डीबी बाई डी पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर लेना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, पता है कहां गड़बड़ी होगी? अगर तू यहां से खेलेगा ना तो ये टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी 10 है जो कि खुद पॉजिटिव है, तो स्पीड अप होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि वो कह रहा है वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। दैट मींस मुझे यहां पे थोड़ा खेलना पड़ेगा स्मार्टली कि a बराबर -b स्क्वायर है। ये कैच है, ये गलती अगर तू नहीं करेगा तेरा आंसर मैच कर जाएगा। अब सोच, जो यहां से सॉल्व करेगा उसके आंसर गलत आ जाएंगे, मैच ही नहीं करेंगे उसका आंसर। देख लेना, करके देखना, तू यहां से इंटीग्रेट करते नहीं मैच करेगा। अब तू कैसा माइनस क्यों लगा रहे हो सर, क्यों? इसको जस्टिफाई करो पहले, आप ऐसे कैसे माइनस लगा दिया? मैंने कहा भाई वो तो वेलोसिटी कितनी है, बोले 10 है, एक्सेलरेशन वो खुद कह रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट है ना? हाँ सर एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बनाना, अगर यहां बना दिया तो पॉजिटिव बना दिया ना, स्पीड अप कर दिया तूने, तो आंसर कैसे मैच करेगा? इसलिए आपको यहां पर ये माइनस लगाना पड़ेगा। बोले तो सर शुरू से, अब सर शुरू में फिर एक काम करिए, मॉड मत ले, फिर सीधी सी बात है, फिर मॉड मतलब फिर ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, वाला माइनस यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, ये चीज ये कायदे में माइनस वहीं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप सवाल को कर लीजिएगा कि सर a बराबर माइनस बी स्क्वायर है, a की जगह db बाई डी टी, ठीक है, बराबर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन db अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस डी टी का इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पर वेलोसिटी v नॉट, जो की वैल्यू 10 दे रखी है मेरे भाई। ठीक है, और किसी टी टाइम पर वेलोसिटी मान लो b है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/b माइनस 1/10 बराबर t आ जाएगा। अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं तो 1/b बराबर 1/10 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप खुद कर लेना, 1/b बराबर 1/10 प्लस टी आ जाएगा। एक ऑप्शन चेक करा देता हूँ, टी की वैल्यू 0.9 पुट कर दे, ये 0.1 है, 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.1 इज 1, तो b बराबर 1। यस, पहला ऑप्शन सही है, उसके बाद आप खुद देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, कभी कभी आ जाता है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्योरली कैलकुलेटिव है, इसमें केवल एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसने बोला न्यूट्रॉन है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसकी वीआरएमएस में स्पीड है, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको पता है कि वीआरएमएस की स्पीड होती है √3 kT/m, और लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा बराबर h/mb। तो यहाँ से जो लैम्डा h/mb में जो वी आना है, p मतलब मोमेंटम, दैट इज m इंटू वीआरएमएस, m इसमें मास ऑफ द न्यूट्रॉन आपको रखना है, और वीआरएमएस की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ये सवाल काफी कैलकुलेटिव है, ऐसे आसानी से जल्दी से सवाल होते नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि कभी इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले सुकून से लास्ट में, या फिर अगर आप मेंटली तैयार हो उस कैलकुलेशन के साथ तभी आप उस पर कीजिएगा। वैसे सवाल आसान है, सवाल में कोई दम नहीं, इट्स द ओनली फॉर्मूला इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब यार मैं एक काम करता हूँ, आज का डिस्कशन यहीं पे रखता हूँ, वीडियो मुझे जल्दी से भिजवानी है अब तक। ठीक है, इसके बाद KPP2 मैंने अपलोड करवा दी है, KPP2 का डिस्कशन और इसका बचा हुआ डिस्कशन ये मैं कल की क्लास में पूरा करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है, बस आज का दिन, कल का दिन और कल बीता हुआ दिन, 3 दिन मॉडर्न फिजिक्स में लगा दो आप बढ़िया तरीके से। KPP में इसके साथ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और अपलोड करने के बाद प्लीज उसको जो है बढ़िया तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है, आपकी मॉडर्न फिजिक्स के हर प्रोफाइल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी इन दोनों KPP को मिला के हो जाएगी। फिर एक मैं एडवांस में आपको बोलूंगा, प्लीज एडवांस के PYQ भी जरूर करिए, जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि एडवांस के PYQ आपको उस एग्जाम को समझने के लिए मदद करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे कि यार इतने आसान आसान सवाल भी पूछे गए हैं, अगर अपन इतना भी कर ले तो भी IIT पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो बस जो जो बातें मैंने बोली है उस पर ध्यान रखिए, और अगर अभी आप मेरे साथ टिके हुए हो तो यस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, यस सर आप लगे रहो, हम भी आपके साथ टिके हुए हैं। ठीक है, और जो है बढ़िया तरीके से इसी तरह मेहनत करते रहिए, और आपको फायदा मिल रहा हो अगर KPP का इन सारी चीज़ों का डिस्कशन का, तो ये भी अपनी एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने से ना चूकें, कहीं भी ना चूकें। मैं तो ये बोल रहा हूँ कहीं भी ना चूकें आप, बारी बात समझना, कहीं का मतलब कहीं भी ना चूकें, चाहे वो ये वाली क्लास हो, चाहे बाहर यूट्यूब हो, या बाहर कहीं आप उससे मिलें। ठीक है, तो अपने इस चीज़ को शेयर जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि चलो भाई जो है जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, इसके बाद का डिस्कशन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, टेक केयर।